हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4, जिसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मूविंग चार्जेस के नाम से जानते हैं। इसको हम वन शॉट में फिनिश करेंगे और ये वन शॉट आपका डिटेल्ड वन शॉट होगा, जिसमें हम हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप पहली बार भी पढ़ेंगे तो भी आपको क्लियर होगा। आपके स्कूल के टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए ये एकदम इंपॉर्टेंट जो है हमने इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक नाउ, अगर आप चाहते हैं कि आप इस चैप्टर के एकदम छोटे छोटे से नोट्स आपको मिल जाएं तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहां पर चैप्टर 4 क्लास 12 के नाम से मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो जरूर से उसको ज्वाइन कर लें और ये नोट्स को डाउनलोड कर लें। इस सेशन के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसकी लिंक, इस टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है, तो जरूर से उसको चेक कर लेना। एकदम आसान सी भाषा में एकदम अप टू द पॉइंट नोट्स हैं ये, इनको जरूर से आप एक्सेस करें। देखिए, तो सबसे पहले देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की शुरुआत कहां से हुई। आप इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा जो है ज्यादा बड़ा पूरा डिस्क्रिप्शन देख लोगे ना तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। देखो, एक्चुअल में क्या था कि कहानी की शुरुआत होती है बहुत टाइम पहले से। हाँ, जब हम बोले कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या सिंपल बोले मैग्नेटिज्म, ठीक, ये अलग अलग चीजें हुआ करती थी। मतलब कोई इंसान ये सोच नहीं सकता था कि इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का भी कोई आपस में रिलेशन हो सकता था। ये एक अलग ही सब्जेक्ट हुआ करता था और ये एक अलग ही सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन टाइम आगे बढ़ा और हम पहुंचे 1820s और 1830s में। तो हमने देखा कि एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ऑस्टर्ड, OERSTED। ऑस्टर्ड एक साइंटिस्ट थे जो कि अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और लैब में एक्सपेरिमेंट करते समय इन्होंने क्या देखा कि भाई इनके पास एक, मतलब एक टेबल पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसमें जब उन्होंने एक वायर में करंट फ्लो कराया तो उन्होंने देखा कि भाई इस वायर के नीचे रखी हुई मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब इस मैग्नेटिक नीडल का कांटा हिला। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये कांटा क्यों हिला, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल में तो डिफ्लेक्शन सिर्फ जब ही हो सकता है जब कहीं से मैग्नेटिक फील्ड बन रही हो। तो उन्होंने सोचा कि भाई कहीं मैग्नेट तो नहीं रखी है, तो उन्होंने चेक किया कि कहीं कोई मैग्नेट नहीं है। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई मैंने क्या किया था, तो फाइनली उन्होंने पाया कि भाई मैंने इसमें करंट फ्लो कराया था। लेकिन फिर उन्होंने ये भी दिमाग लगाया कि करंट से कहां मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, ये तो उस टाइम पर एकदम इम्पॉसिबल था। तो फिर सोचा गया कि क्या हुआ होगा, एक बार और करके देखते हैं। तो फिर उन्होंने एक बार और करंट इसमें फ्लो कराया, तो पाया कि भाई देखो फिर से इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है इस नीडल में। तो कहीं ना कहीं करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का कुछ रिलेशन निकल के आ रहा है। थोड़ा सा वो कंफर्म करना चाहते थे, तो उन्होंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया। तो जब उन्होंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो पाया कि भाई जैसे पहले डिफ्लेक्शन हो रहा था, करंट की डायरेक्शन को पलट देने से डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी पलट गई। तो यहां से क्लैरिटी हुई ऑस्टर्ड को कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इसी चीज को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और तब से ऑस्टर्ड के टाइम से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक कंबाइंड ब्रांच बना दिया गया, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आराम से पढ़िए आप, इसमें लिखा हुआ है कि पहले इंडिपेंडेंट हुआ करती थी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, लेकिन ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद एक नई ब्रांच हमें मिल गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऑस्टर्ड ने क्या किया? ऑस्टर्ड ने करंट फ्लो कराया और डिफ्लेक्शन नोटिस करी। और यहां पर अब देखो, तो आप ये पाएंगे कि ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की डिस्कवरी सामने आती है। अब सवाल ये उठता है, ऑस्टर्ड ने ये तो बताया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, थोड़ा सा और डीप डाउन जाना चाहते थे वो, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या? मोशन ऑफ चार्ज है ना, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो फाइनली ऑस्टर्ड ने ये कंक्लूड किया कि मूविंग चार्जेस से, कहां से भाई? मूविंग चार्जेस, ये देखो ये हमने लिख रखा है कि मूविंग चार्जेस से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि किसी कंडक्टर में चार्जेस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वहां पर बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद इस ऑस्टर्ड ने हमें यह नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे तो इस नीडल में डिफ्लेक्शन कहां होगा। तो यह बात हमें बताई एक साइंटिस्ट एम्पियर, उन्होंने एम्पियर स्विमिंग रूल दिया। हाँ, और उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन पता पड़ती है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में स्नो के नाम से भी जानते हैं। स्नो, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं SNOW, ये जो वर्ड है ये हमें
ये बताता है कि अगर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो इस नीडल में डिफ्लेक्शन कहां होगा। तो देखो स्नो का फुल फॉर्म होता है साउथ टू नॉर्थ। देखो मैंने यहां पे लिख रखा है इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यदि करंट साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस नीडल के साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में, और वायर कहां है, वायर कहां है, ओवर द नीडल, वायर ओवर द नीडल। चलिए यहां पे आपको समझना है वायर ओवर द नीडल, देन नॉर्थ ऑफ नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी वायर में, वो वायर जो कि इस नीडल के ओवर है, मतलब ऊपर है, ठीक, अगर करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो फिर क्या होगा कि जो नीडल का नॉर्थ होगा ये वेस्ट की साइड, देखो ये यहां पे क्या हो गया, जैसे मान के चलो इस साइड, ये देखो ये कहां जाएगा, ये ऊपर की साइड। अगर मैंने ऐसे बना दिया इसको कि भाई ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, ऐसे ही है ना, बात समझो, ठीक। चलिए तो यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ऑस्टर्ड ने मतलब ये स्नो रूल ये कहता है कि यदि वायर में करंट आ रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो फिर इस नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा ये वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। कहां, वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। और अगर करंट आ रहा है किस तरह से, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, करंट आ रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो फिर ये जो नॉर्थ पोल होगा इसका, ये बाहर की साइड आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमें डायरेक्शन, इसको एम्पियर स्विमिंग रूल भी बोलते हैं, ठीक ना। आपको बस ये स्नो टर्म याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट से या मूविंग चार्जेस से बनती है, ये हमें पता पड़ गया। लेकिन अब हमें ये समझना है कि भाई यदि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें समझना है। तो देखो इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल का। किसका, राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो आप राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो। जैसे ही करंट अगर ऊपर जा रहा है और उंगलियों को घुमा दो, तो जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूमेंगी, फिंगर्स कर्ल करेंगी, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को माना जाता है। उसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जैसे कि ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। नाउ अगर हमारे पास ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल होता, तब हम क्या करते, तो सर्कुलर कॉइल होता तो हम कुछ भी नहीं करते। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि देखो अगर हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है, तो हम क्या करेंगे कि भाई देखिए सबसे पहले इस पॉइंट पे चेक कर लो। इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन अगर ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑब्वियस सी बात है ऐसे बनेगी। थंब रखो करंट की डायरेक्शन में और अपनी फिंगर को कर्ल कर दो, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। यहां करंट नीचे जा रहा है, थंब रखो करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। तो बस ये डायरेक्शन हो गई करंट की, यहां से बाहर निकलती हुई, यहां से बाहर निकलती हुई, समझे। यहां पे करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ठीक। तो चारों ओर ये करंट की डायरेक्शन यहां पे हो जाएगी। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखना है। क्लियर है। नाउ ये करंट की डायरेक्शन हो गई। चलिए अभी हम आगे बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए, कभी मैग्नेटिक फील्ड जैसे क्या होता है कि सामने से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो बोर्ड के अंदर जाएगी, और अगर पीछे से आ रही तो बोर्ड से बाहर निकलेगी। इसको अपन बोलते हैं प्लेन के अंदर और प्लेन के बाहर। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के अंदर जाती है इनवर्ड, तो हम इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन से बाहर निकल रही होती है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जो याद रखने का जो मेथड है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया गया, तो उसके पीछे रीजन है कि जैसे मान के चलिए कि अगर हमारे पास एक एरो, तीर होता है, हाँ, तो अपन देखते हैं कि भाई एरो के पीछे फेदर लगा होता है, मतलब इस तरह से पंख टाइप, ठीक। पुराना आपने देखा होगा, ठीक। बोला सर हम तो लकड़ी का ऐसे ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो आपके तीर को से ध्यान ही कौन दे रहा है, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि अगर आप इसको पीछे वाले पार्ट को देखेंगे, जब भी आपने एरो चलाया, आप इस साइड को चला रहे हैं, तो जो एरो अगर आपसे जब दूर जाएगा तो आपको फेदर दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब आपकी साइड आएगा तो आपको ये डॉट दिखाई पड़ेगा, इसका आगे वाला पॉइंट। तो जब भी अपने से दूर जाएगा, इनवर्ड जाएगा, तो अपन को क्रॉस दिखाना है, और मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर की साइड है तो अपन को डॉट दिखाना है। क्लियर है। चलिए ये आपका इनवर्ड वाला पार्ट है और ये आपका आउटवर्ड वाला पार्ट है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अभी देखो अभी क्या है, बायोट-सैवर्ट लॉ। देखिए अभी हमें ये तो पता पड़ गया था कि अगर हमारे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है या किसी भी शेप का कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो भाई वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये ऑब्वियस है।
क्लियर। लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी ये हमें नहीं पता था। तो ये ऑस्टर्ड ने नहीं बताया था, ऑस्टर्ड ने सिर्फ इतना ही बताया हुआ था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बना रहा है, फिर अपने जिस काम वो कर रहे थे वो करते रहे। हाँ, तो अभी क्या होता है कि अब हमें इतना तो पता पड़ गया, कोई भी जो करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये नहीं पता था। तो ये हमें पता पड़ता है बायोट-सावर्ट लॉ से। तो बायोट-सावर्ट लॉ से एक्चुअल में आप यहां पे समझ सकते हैं कि लेट से मैं यहां पर मान लेता हूं कि हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये किसी भी शेप का कंडक्टर हो सकता है। अब इस कंडक्टर के कारण हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो मैं इस कंडक्टर को थोड़ा सा यहां बनाता हूं, और मैंने कहा कि भाई इस कंडक्टर से इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस हो गई मेरे पास r, मुझे इतनी दूरी पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी आप ध्यान रखें कि भाई ये कंडक्टर तो जो है ये कंडक्टर तो किसी भी पर्टिकुलर शेप का है, ऐसा इसका कोई फिक्स शेप तो है नहीं, किसी भी शेप का और भी कंडक्टर हो सकता है। अब ये जो डिस्टेंस है यहां से कुछ और होगी, यहां से कुछ और होगी, यहां से कुछ और होगी, ठीक। मतलब इस कंडक्टर के अलग अलग पॉइंट से डिस्टेंस कैसी होगी, अलग अलग। तो हमें समझना है कि हम एक बार में इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाँ, तो हम क्या करते हैं कि भाई एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, जिसको हमने नाम दिया dl। हाँ, तो छोटे से लेंथ, क्योंकि एक बार में पूरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू बदल रही है। तो हम एक बार में क्या करते हैं, छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। इस लेंथ एलिमेंट में ऑब्वियस सी बात है कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो देखो, तो हम इसको बोलते हैं लेंथ एलिमेंट, और जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो हम इसको बोल देते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। और इस लेंथ एलिमेंट को हम एक डायरेक्शन प्रोवाइड करा देते हैं जो कि करंट की डायरेक्शन में होता है, और ये बन जाता है आइडियल वेक्टर, या नॉर्मल हम इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। चलिए नाउ अभी समझो, यहां पर अब ये जो है ना, यहां से इसकी जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो गई वो आपके पास आर वेक्टर हो गई, और यहां पर मैं आपसे बोल सकता हूं कि मुझे निकालना है, मुझे बता देना है कि भाई ये कुछ पर्टिकुलर एंगल हो गया जिसको मैं नाम दे दूंगा थीटा। क्या नाम दे दूंगा, थीटा। ठीक। अब ये देखो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, और ये साइड देखता तो आउटवर्ड होती। देखो ना ऐसे, तो मैं यहां पे दिखा दूंगा कि भाई ये क्रॉस लगा हुआ है। क्या लगा है, क्रॉस। अब देखो बायोट-सावर्ट लॉ ये कहता है किसी भी कंडक्टर कारण या किसी भी करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स और फ्यू फैक्टर्स। ठीक है ना। तो देखो जरा, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी उसको मैं नाम दूंगा डीबी वेक्टर। क्या नाम दूंगा, डीबी वेक्टर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी का एक छोटा सा पार्ट जिसको मैं नाम दिया डीबी वेक्टर। ठीक ना। अभी देखिए, तो बायोट-सावर्ट ने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है ये करंट पे डिपेंड करेगी, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा। ये लेंथ एलिमेंट के साइज पे डिपेंड करेगी, अगर लेंथ एलिमेंट का साइज ज्यादा, लेंथ ज्यादा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा बनाएगा। ये डिपेंड करेगा साइन थीटा पर, इसके साथ साथ ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, मतलब इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक नाउ अभी हम इसको कंबाइन, मैं आपको यही बता दूंगा साइन थीटा हमने क्यों लिया है। अभी हम इसको कंबाइन करेंगे, तो हमने इन चारों कंबाइन किया तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनली, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन जब बढ़ता है तो यहां पर आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया, और आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है। अब आप ये देखेंगे कि भाई ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ये क्या है, ये है आपके पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे आपने परमिटिविटी पढ़ा था वैसे होता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कोई मीडियम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कितना अलाउ करता है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा सकती है थ्रू दैट मीडियम। ठीक नाउ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की परमिशन देने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। क्लियर है। नाउ इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। टेस्ला यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी इस तरह से 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। क्लियर है। नाउ अभी हम आगे बढ़ेंगे और इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं, क्या देखते हैं, वेक्टर फॉर्म। देखिए तो यहां पे देखो, मैं आपको साइन थीटा का रीजन भी दूंगा, साइन थीटा क्यों। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखता हूं तो मैं पाता हूं कि भाई डीबी मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू आई डी एल, और ये साइन थीटा, ये थीटा किस किस का बीच का एंगल है,
तो चेक करो जरा, थीटा एंगल है आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर, थीटा एंगल है आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर, लेकिन यहां पर कहीं आर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आर का इंटू ऊपर करेंगे और आर का इंटू नीचे करेंगे, तो ये बन गया मेरे पास आइडियल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब आप यहां पर ध्यान दें, कभी भी जब भी साइन थीटा लगा होता है ना, तो हमेशा उसको ओपन करने पे दोनों के बीच में क्रॉस लग जाता है। क्या लग जाता है, वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो क्रॉस, और अगर स्केलर फॉर्म, अगर कॉस थीटा होता ना, तो कॉस थीटा हटाते दोनों के बीच में डॉट लग जाता। तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं इसका, वेक्टर फॉर्म होता है डीबी वेक्टर इज इक्वल टू आइडियल वेक्टर, किस किस के बीच में एंगल है, आइडियल वेक्टर आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। हमेशा याद रखो कि कभी भी वेक्टर फॉर्म लिखना है, कभी भी वेक्टर फॉर्म लिखना है तो एक चीज याद रखेंगे, साइन को हटाओगे, साइन हटाओ, क्रॉस लगाओ, ठीक, कॉस हटाओ, डॉट लगाओ। कभी भी क्रॉस हटाओगे मतलब कॉस थीटा हटाओगे, कॉस थीटा तो डॉट लगा देना, साइन थीटा हटाओगे तो हमेशा क्रॉस लगा देना, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, यहां पर साइन थीटा ही क्यों लिया, तो एक चीज याद रखो, साइन थीटा क्यों लिया, तो इसका एक रीजन है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और आप यहां पर देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो ये फॉर्मूला जो बन रहा है, अगर मान के चलो मैं एंगल नहीं लेता तो मैं देखता कि फॉर्मूला क्या बनता, आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर, आर वेक्टर तो आता ही। तो आप ये देखो कि भाई ये जो दो क्वांटिटीज हैं, ये दोनों क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई से जो क्वांटिटी मिल रही है ना, ये भी वेक्टर है, तो ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को जब अपन ओपन करते हैं तो साइन थीटा आता है, एक रीजन इसका ये हो गया। और दूसरा रीजन ये होता है कि 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के लिए साइन 90 हमें रखना पड़ता है, क्योंकि कॉस 90 पे तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये एक चीज, एक मतलब रीजन है इसका। तो ये यहां से आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साइन थीटा पर डिपेंड करती है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ जाएंगे और हम बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला। देखो याद रखो कि टेस्ला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट है, क्या है, इंटरनेशनल यूनिट। अभी आप यहां पर समझिए कि टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की इंटरनेशनल यूनिट है, चलेगा। अब आप यहां पर देखो कि हम 1 टेस्ला एक्चुअल में कितना होता है, तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान के चलो मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ को मैं मान लूं कि 1 मीटर, कितनी है, इस कंडक्टर की लेंथ है 1 मीटर। ठीक, चलिए, और ये जो कंडक्टर है ये रखा हुआ है वैक्यूम में, वैक्यूम में, तो वैक्यूम में रखा है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁷। ठीक, अब आप ये देखो कि यहां से अगर मैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे, कितने मीटर के डिस्टेंस पे, 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेक करना चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो ये वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री पे। तो आप यहां पर वैल्यू पुट करके रख लो, देख लो जरा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स टू टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। अब इसके बाद डीएल की आई की जगह मैं बोल देता हूं भाई इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। तो यहां पे 1 एम्पियर इंटू डीएल की लेंथ कितनी है 1 मीटर, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अपॉन में क्या ले लिया, डिस्टेंस की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर। तो आप यहां से चेक करेंगे कि जो डीबी जो है ये सारी वैल्यूज कैंसिल करने के बाद जो निकल के आ रही है, ये आ रही है आपके पास 10⁻⁷ टेस्ला। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 मीटर का, अगर हमारे पास 1 मीटर का एक वायर है, वैक्यूम में रखा हुआ है, इसकी जो लेंथ है डीएल की जो वैल्यू है ये 1 मीटर है, 90 डिग्री पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ये होती है 10⁻⁷ टेस्ला। तो 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड फिर कितनी होती होगी, तो 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इतनी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि 10⁷ टाइम्स ज्यादा है टू द मैग्नेटिक फील्ड मेड बाय ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर
एट 90 डिग्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। समझ गए कि मतलब अगर इतने स्पेसिफिकेशन का जो कंडक्टर है 10⁻⁷ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड के 10⁷ टाइम्स होती है, और वही चीज हमने यहां पर मेंशन करी हुई। तो 1 टेस्ला को आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं। नोट्स टेलीग्राम से जरूर से डाउनलोड कर लेना। चलिए अभी हम आ जाते हैं कि अब डायरेक्शन, क्योंकि देखो मैंने डायरेक्शन के बारे में आपको नहीं बताया ना कि डायरेक्शन किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कभी भी आप डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा राइट हैंड कर्ल रूल लगाएंगे, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। कैसे? तो सबसे पहले हम यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं। ये डायरेक्शन को पर फोकस्ड एक क्वेश्चन है, देखना जरा। यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि एक आपके पास लेंथ एलिमेंट है जिसका नाम है डेल एक्स आई कैप। डेल एक्स का आई कैप का मतलब है, ये मान के ये लेंथ एलिमेंट हो गया, यहां पर बता दिया डेल एक्स है। और आई कैप का मतलब क्या है कि भाई करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस डायरेक्शन में डेल आई कैप। ठीक है ना? अभी समझो, इस प्लेस्ड एट ऑरिजिन कैरीज अ लार्ज करंट 10 एम्पियर, और करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, करंट फ्लो हो रहा है इसमें 10 एम्पियर। नाउ अभी समझना, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर इज इतना। तो वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड जा रही है। कहां जा रही है? आउटवर्ड, आउटवर्ड आ रही है। तो करंट किस डायरेक्शन फ्लो हो रहा होगा? करंट इस डायरेक्शन में तो फ्लो नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती, करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो अभी आपको क्या निकाल लेना है? अभी आपको निकाल लेनी है, चलो यहां पर तो क्वेश्चन में नहीं दिया, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भाई आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एंड इट्स डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही बतानी है आपको। क्लियर है? बात क्लियर है? आप राइट हैंड थंब रूल से कैसे बताएंगे, राइट हैंड पाम रूल से। तो देखिए जरा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला dB इज इक्वल टू IDL साइन थीटा, यहां पे 90 डिग्री बन रहा है। देखो आइडियल वेक्टर और डिस्टेंस, देखो आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है ना, आर का डिस्टेंस, तो आइडियल वेक्टर ऐसे है और आर वेक्टर ऐसे है। ठीक, तो एंगल कितना है 90 डिग्री, अपॉन में क्या है आर क्यूब। क्लियर? नाउ चलिए सॉरी आर स्क्वायर। तो dB इज इक्वल टू आइडियल की वैल्यू, आई की वैल्यू 10, dl की वैल्यू यहां पे कितनी है, डेल एक्स आई कैप 1 सेंटीमीटर। तो भाई 10⁻⁻2 और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपन ने नहीं लिख पाया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एंड में। ठीक, इंटू साइन 90 वैल्यू 1 होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को 10⁻⁷। आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पे कितनी दी है 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 10⁻²। ठीक है, चलिए तो 0.5 मीटर है। ठीक है ना? तो अभी देखिए स्क्वायर करने के बाद, चलिए तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, और ठीक है, तो ये आपके पास dB इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 0.4, तो 4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। तो भाई डायरेक्शन के लिए सिंपल सी बात है, याद रखें आपको क्या निकालना है, dB वेक्टर इज इक्वल टू आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्रॉस आर वेक्टर। क्लियर है? आप यहां से डायरेक्शन निकालो, तो पहला जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में रखो पाम, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दो, फिंगर को कर्ल कर दो। तो जो थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक, नाउ अभी समझना, तो dB वेक्टर कहां है, सॉरी dl वेक्टर, आइडियल वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो पाम को मैं रखूंगा इस डायरेक्शन में। क्लियर? नाउ अब r वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर घुमा दो, r वेक्टर ऊपर है, ये डिस्टेंस है, तो अब मैंने फिंगर घुमाया तो थंब कहां जा रहा है, आउटवर्ड, तो यहां से भी मैं डायरेक्शन बता सकता हूं। तो यहां पे डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, ये तो हमने देख लिया था। लेकिन अगर डायरेक्शन बतानी है एग्जाम में तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, या आपको ये आना चाहिए। क्लियर है? नाउ अभी हम आगे बढ़ जाएंगे और अभी हम समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। देखो अभी तो हमारे पास ना, अभी जब हमने उसकी बात करी थी, किसकी, मैग्नेट बायोट-सेवर्ट लॉ की, जब हमने बायोट-सेवर्ट लॉ की बात करी हुई थी, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने किसी भी कंडक्टर के शेप के लिए बताई थी कि भाई इस तरीके से ये अपने पास बेसिक मेथड होगा।
ठीक, अभी आपको अलग अलग शेप के कंडक्टर मिलेंगे, जैसे सर्कुलर कॉइल के अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये स्ट्रेट कंडक्टर मिल गया। हाँ, तो ये बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस होती हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होती हैं आपके एग्जाम वगैरह के लिए। सबसे पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज के लिए, आप मुझ पर विश्वास रखें। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पर क्या है, आपका टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग, इसको आप इनफाइनाइट लॉन्ग भी आपको मिल सकता है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से मेरे पास ये कंडक्टर हो गया और इस कंडक्टर की लेंथ तो भाई बहुत है, बहुत लॉन्ग है, तो हमने मान लिया कि भाई ये मेरे पास लेट्स से कंडक्टर है और इस कंडक्टर से मैं मान लेता हूं कि ए डिस्टेंस पे, कहां पे, इस कंडक्टर से ए डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज P। ध्यान समझना, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की साइड, क्लियर है। अब एक्चुअल में क्या है कि मुझे बताना है कि ये जो पॉइंट P की एग्जैक्ट लोकेशन कहां है, क्योंकि ये जो मैं यहां पे भी देखूंगा ना, तो ए डिस्टेंस पे पॉइंट P, मतलब इस कंडक्टर से 90 डिग्री पे जो है ना पॉइंट P मुझे यहां भी मिल सकता है। तो एक्चुअल में बताना चाहता हूं कि ये जो पॉइंट P इसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है। तो मैंने क्या किया कि यहां पर एंगल बता दिया कि भाई ये वाला एंगल हो गया, मतलब एंगल से अगर मैं किसी चीज को बांध दूंगा तो क्या हो जाएगा कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। तो मैंने क्या बता दिया कि भाई ये वाला एंगल हो गया लेट्स से π1, या मैं ऐसे बता देता हूं थोड़ा सा बाहर ताकि ये थोड़ा सा ठीक दिख जाए। तो ये वाला एंगल हो गया π1, जरूरत पड़ जाएगी, ये एंगल π1 और ये वाला एंगल हो गया π2, क्लियर। तो ये तो मैंने बता दिया पॉइंट P कहां है। लेकिन अभी आप समझो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मैं एक बार में इस पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकता। रीजन बिहाइंड दिस इज कि भाई यहां से मैं देखूंगा तो इस पॉइंट P की डिस्टेंस कुछ होगी और यहां से कुछ और है, तो एक बार में मैं इस पूरे वायर के कारण डिस्टेंस कैलकुलेट, मतलब जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकता। रीजन इज दैट कि हर पॉइंट से जो डिस्टेंस वो अलग अलग है, तो हम एक बार में बहुत छोटे से लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे पास ना यहां पर एक छोटी सी लेंथ मैंने मान लेता हूं, ये इसको मैं नाम दे देता हूं कि भाई ये जो लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, इसका नाम हो गया DL। ठीक, DL क्या है भाई, ये वायर तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो मैंने मान लिया कि जो DL है इसकी जो लेंथ है, मतलब इस पॉइंट की जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये है L। कितनी है, L। क्लियर हो रहा है इसमें। नाउ इस पूरी L लेंथ का एक छोटा सा पार्ट हो गया जिसको मैं नाम दे दिया DL। ठीक, अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि भाई यहां पर जो है, क्योंकि यहां पर करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने यहां पर एक और वो दिखा दिया भाई, इसमें इसको नाम दे दिया आइडियल वेक्टर। क्लियर है, इस लेंथ में करंट फ्लो हो रहा है तो उसका नाम हो गया आइडियल वेक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर हम एंगल मेंशन करेंगे, तो एंगल मेंशन करेंगे तो भाई आइडियल और जिस पॉइंट P तक हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, पहले मैंने उसकी डिस्टेंस को बताया और नाम दे दिया भाई, इसका नाम हो गया R वेक्टर। ये एंगल हो गया यहां पे थीटा। क्लियर, चलिए, और ये वाला एंगल में नाम दे दिया इसको फाई। क्लियर। नाउ तो आप मुझे बताओ यहां पे ये एंगल कितना, आपने कहा 90 डिग्री। ठीक, तो जब भी मैं फाई की बात करूंगा, जब भी मैं बात करूंगा फाई की, तो देखो जरा, तो अगर मैं यहां पर समझूं तो देखना जरा, इस ट्राइंगल में देखता हूं, इस ट्राइंगल में थीटा प्लस 90, थीटा प्लस 90 प्लस फाई, इन तीनों को मिला के कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। तो आप ये देख लो कि भाई थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 इस साइड पहुंच गया तो 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस फाई। तो मैं इस ट्राइंगल से लिख सकता हूं, बस। अब मुझे कुछ नहीं करना, अगर आप इस डायग्राम को समझ गए तो बस अब आपका काम हो जाएगा। अब देखो क्या होता है कि पहले मैं इस DL के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, जो कि कितनी होगी, जो कि होगी DB। DL के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मतलब छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, दैट विल बी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड DB। तो DB इज इक्वल टू क्या होता है, हर बार की तरह अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब आपने यहां पर देखा कि थीटा की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 90 माइनस फाई, तो लिख दिया इसी इक्वेशन में। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अभी लिखेंगे 90 माइनस फाई। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि मुझे यहां पर कुछ चीजों की वैल्यू चाहिए, जैसे कि DL की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो देखो अभी क्या होता है, मान के तो DL की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहां पे देखो ये जो DL है ये तो छोटा सा पार्ट है, हाँ, तो अभी इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक मिनट रुक जाओ जरा। तो देखो अभी हम क्या करेंगे यहां पे कि tan फाई कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट, tan फाई। तो अगर मैं इस फाई को देख रहा हूं, ये फाई, ये 90 डिग्री, हाँ, अगर मैं इस फाई को देख रहा हूं
तो आप यहां पर देखें ये फाई और ये 90 डिग्री, तो फिर ये हो जाएगा बेस किसके लिए, फाई के लिए, ठीक। और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर किसके लिए, फाई एंगल के लिए, ठीक। नाउ ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं tan फाई निकाल रहा हूं तो आप ये देखें कि भाई यहां पर tan फाई को मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस डायग्राम से मैं क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब L अपॉन A। यहां से L की वैल्यू आ जाएगी A tan फाई, बट मुझे तो रखनी पड़ेगी DL की वैल्यू। आसान बना दूंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल नहीं, ठीक। बिल्कुल एक आखिरी में हिंट दे दूंगा, अब काम बन जाएगा कि अगर मुझे L है और DL चाहिए तो मुझे करना पड़ता है डिफरेंशियल। क्या करना पड़ता है, डिफरेंशियल। और DL होता L चाहिए होता तो मुझे करना पड़ता है इंटीग्रेशन। तो अभी देखो यहां पर करेंगे कि DL का इंटीग्रेशन होता है, देखो मतलब L का डिफरेंशियल DL और A को तो मैंने A रखा। tan फाई का तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर फाई, और फाई का हो गया d फाई, चेन रूल, क्लियर है। तो आप यहां ध्यान रखेंगे भाई A tan फाई का डिफरेंशियल हुआ sec स्क्वायर फाई d फाई। तो देखो अभी 3 स्टेप में इसको याद रखना है। पहला काम क्या है, थीटा को रिप्लेस करो। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है DL को रिप्लेस करो। तीसरा काम है यहां पे R को रिप्लेस करो। बस 3 स्टेप में आपको काम खत्म करना है। अब देखो हम R को क्या लिख सकते हैं, तो अगर मैं फाई वाले ट्राइंगल की बात करूं तो देखना जरा, बेस और हाइपोटेन्यूज से, बेस और हाइपोटेन्यूज देखो, क्योंकि ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो कौन सा फॉर्मूला इसमें R आ रहा है, तो हमने क्या किया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाया। तो cos फाई जो है को मैंने लिखा A अपॉन R, तो यहां से मैंने R की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गई A sec स्क्वायर फाई। 3 ही तो स्टेप है इसमें, 3 पहले थीटा को रिप्लेस करो, DL को और R को। अभी देखो इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो क्या आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 माइनस पाई, साइन थीटा की जगह 90 माइनस पाई। ये पहले थीटा को रिप्लेस कर दिया, अभी देखो DL और R को रिप्लेस करा। DL की जगह हमने ये वैल्यू रखी A sec स्क्वायर फाई d फाई, और साइन 90 माइनस फाई की जगह ये वैल्यू आ गई cos फाई होता है, और R स्क्वायर की जगह हमने ये A sec स्क्वायर फाई रखा। अब यहां से ना आप ये देखेंगे कि ये कैंसलेशन होगा, ठीक। चलो मैं यहां पे दिखा दूं आपको कि A स्क्वायर से ये कैंसिल होगा तो नीचे क्या बचेगा, A बच जाएगा, ठीक। sec स्क्वायर फाई से ये sec स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप ये देख रहे हो क्या बचा, फिर यहां बचा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई इंटू डी फाई। अभी आप यहां पर देखेंगे कि ये वैल्यू आ गई कुछ इस तरीके, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू कॉस फाई डी फाई। तो ये मैंने क्या निकाल दिया, मैंने निकाल दिया डीबी मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अभी मुझे निकालना टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मतलब डीबी से बी बनाने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कहां से कहां तक करें, तो देखो एक्चुअल में वायर की लेंथ नीचे से लेकर ऊपर तक है पूरी, तो हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी। अब लिमिट पुट करनी है तो हमने देखो हमने इसको 2 पॉइंट के बीच में बांध दिया है, 2 पॉइंट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, और इन दोनों पॉइंट की लिमिट क्या है भाई, φ1 एंगल यहां तक बन रहा है पूरा, और φ2 एंगल इसके ऊपर वाले एंड तक बन रहा है। तो हमने लिमिट पुट करी -φ1 से लेके +φ2 तक। अभी सर -φ1 क्यों, φ1 से φ2 तक क्यों नहीं, क्योंकि देखो ऐसा है कि -φ1 ये वैल्यू कुछ नेगेटिव में होगी। देखो φ1 की वैल्यू अगर मान के चलो 30 डिग्री हो गई और φ2 की 45 डिग्री, तो अगर हम 30 to 45 डिग्री लिमिट ले लेंगे तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि 30 डिग्री ये बन रहा है ऊपर से और 45 डिग्री ये बन रहा है। तो यहां से ना थोड़ी सी कैलकुलेशन रिजिड हो जाती है, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर हमने नेगेटिव में लिमिट ले ली तो हम समझ जाएंगे कि नीचे वाले -30 से ऊपर वाले +45 तक है, इसलिए लिमिट आई यहां पे माइनस में। इंटीग्रेशन करना है हमें इसका, ठीक है। अभी समझो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ये बाहर आ गया, लिमिट मतलब इंटीग्रेशन होगा cos फाई डी फाई का। अभी इसके बाद cos फाई का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास sin फाई, लिमिट पहुंच गई यहां पे, लिमिट पुट करने के बाद आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ये sin फाई 1 प्लस sin फाई 2। और यहां पर आपको अगर एक बात ध्यान रखें कि जब भी हम बात करेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की, जब भी हम बात करेंगे कंडक्टर का जो साइज है ये बहुत बड़ा है, तो जो एंगल्स होंगे ये एंगल कैसे हो जाएंगे, φ1 और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर मान के चलो ये एंगल छोटा है, मतलब इस कंडक्टर का बीच बीच बना लेता हूं, लेट्स से मैं आपको एक एंगल बना के दिखाऊंगा, आप दूसरा वाला नीचे वाला भी समझ जाना। लेट्स से मेरे पास ये कंडक्टर है इस पॉइंट पे, ठीक, और अगर मैं यहां से ये एंगल देख रहा हूं तो मुझे बताओ कि ये एंगल कितने डिग्री होगा, अप्रॉक्स 45 डिग्री, ठीक है। अब अगर कंडक्टर की लेंथ इतनी बड़ी होती तो ये एंगल कितना होता, ये कुछ 60 डिग्री होता। अगर कंडक्टर की लेंथ इतनी बड़ी होती
तो ये एंगल कितना होता, ये आप देख रहे हो, मतलब अप्रोक्स 70-75 डिग्री हो गया। कंडक्टर की लेंथ इतनी बड़ी होती, तो आप ये देखेंगे कि एंगल जो होगा ये बिल्कुल स्ट्रेट होता चला जा रहा है, तो कंडक्टर का इनफाइनाइटली साइज का होगा, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्लोज टू 90 डिग्री बने, कितना बने, क्लोज टू 90 डिग्री। हाँ, तो हम ये मान लेते हैं कंडक्टर की जो लेंथ है अगर ये इनफाइनाइट है, मतलब इसके दोनों एंड्स बहुत बहुत दूर है, तो भाई ये जो एंगल हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे ये कितना होता है, φ1 और φ2 ये अप्रॉक्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो φ1 और φ2 इज इक्वल 90, sin 90 की वैल्यू प्लस sin 90 की वैल्यू हो गई आपका 1 + 1, तो यहां पर ये जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। अगर आप यहां पे याद रखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना, 30 एम्पियर। तो हम यहाँ पर और ये ना ये वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10 -4 टेस्ला। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो हमारे पास ये एक वायर हो गया, ये वायर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना, 30 एम्पियर, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन मतलब उसके पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है 4 × -4 टेस्ला मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड वाली। और आपको ना इस वायर से 2 सेंटीमीटर दूर, कितना, 2 सेंटीमीटर अवे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी। देखो एक्चुअल में यहां पर ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैं नाम दे सकता हूं, लेट से आपके पास B2, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होगी इसको मैं नाम दे सकता हूं यहां पे B1। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की होगी वो अंदर की साइड होगी, है ना, राइट हैंड थंब रूल से हम निकालेंगे तो B1 होगी अंदर की साइड, और ऑलरेडी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है इस साइड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड B1 वो अंदर और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें रूट B1 + B2 का होल स्क्वायर इस तरीके से, मतलब स्क्वायर B1 स्क्वायर + B2 स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इन दोनों बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, रिजल्टेंट कुछ इन दोनों के बीच में जाएगा। अभी समझो एक्चुअल में हम पहले क्या करेंगे, हम B1 फाइंड आउट करेंगे इस जगह पे, तो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो आपको निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में दिया नहीं है कि 2 सेंटीमीटर ये कहां है, तो हमने परपेंडिकुलर मान के चला है, अगर एंगल दे देता तो फिर एंगल निकाल लेते। तो अभी देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने चलो B2 नाम दे ही दिया है नाउ, तो B1 निकालेंगे। तो B1 यहां पर देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई sin φ1 + sin φ2। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा हुआ है लॉन्ग कंडक्टर, क्या लिखा है, लॉन्ग कंडक्टर। लॉन्ग कंडक्टर का मतलब होता है कि ऐसा कंडक्टर जिसके जो एंड्स हैं बहुत दूर दूर है। तो φ1 + φ2, φ1 की और φ2 दोनों का एंगल कितना, 90 डिग्री रखा जाएगा, तो sin φ1 + sin φ2, ठीक, sin 90 + sin 90। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ये अपना आंसर आ जाता है। ठीक, अच्छा शायद मैंने यहां पर ये देखना पड़ेगा, हाँ 2 पाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 2 पाई से 2 पाई इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इसको कैलकुलेट करोगे 3 × 10 -4 टेस्ला आएगा। अब इसके बाद ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है और रिजल्टेंट आपकी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से इनके बीच में जाएगी। तो B = B1 स्क्वायर + B2 स्क्वायर का रूट लगेगा और उसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 × 10 -4 टेस्ला। इस तरीके से आप कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, बहुत आसान होते हैं। नाउ अभी समझो एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। अभी हमने स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाली, अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। बहुत आसान है डेरिवेशन और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो मान के चलो हमारे पास ये करंट कैरिंग कॉइल है, ये एक्चुअली मैंने बताया ना कि ये ओपन एंड है, एक्चुअल में ये बहुत पास में है, तो आप इसको पूरा एक क्लोज सर्कल ही माने, ठीक ना। अभी मान के चलो हमारे पास इस कंडक्टर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि पहले मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इस किसी भी एक छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण। तो मैंने कहा भाई यहां पर ना एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट हो गया DL और उसमें करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैंने इसको नाम दे दिया आइडियल वेक्टर। और ये डिस्टेंस मैंने मान ली कि भाई ये जो DL है ये आपका स्ट्रेट हम कंसीडर करते हैं, तो ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री और ये जो डिस्टेंस हो गई R वेक्टर ये आपके पास हो जाएगी यहां से पेरीफेरी सर्कल की। तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करता हूं तो पाऊंगा करंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये अंदर की साइड होगी, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा ड्यू टू एक छोटा सा एलिमेंट dB, तो dB = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। आप यहां पर देख सकते हैं आइडियल वेक्टर और R वेक्टर के बीच का एंगल कितने डिग्री है, आपने कहा 90 डिग्री, तो आइडियल sin 90 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर म्यू नॉट आइडियल sin 90 वैल्यू तो हो गई इतनी 1,
तो यहां पर करेंगे अपन को एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप ये समझो यहाँ पे कि इंटीग्रेशन करना है अपन को, तो हमने क्या किया कि भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये सारी चीजें बाहर निकालनी, बस डीएल का इंटीग्रेशन होगा। तो अभी आप ये देखो कि डीएल कहां है, पेरीफेरी पर है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल लगाएंगे तो डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 2 पाई आर। अभी आप ये देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये आर से ये आर कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये 4 पाई कैंसिल, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये आ गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स सेंटर। दोनों के न्यूमेरिकल कर देंगे अभी एक आध एक आध, ठीक ना। तो सेंटर पे आ गई दोनों, कौन सा दोनों, मतलब अब हम जो पढ़ने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बच्चों को ना इसमें प्रॉब्लम भी, कंफ्यूजन भी होती है, लेकिन आप टेंशन मत लेना। तो अभी हमें करना है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। घबराना मत, टेंशन मत लेना। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आप पहले समझो कि ये मेरे पास ना करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। अब ये तो हो गया इसका सेंटर, ये इस पॉइंट पे तो हो गया इसका सेंटर, लेकिन इस करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस पर देखो ये कॉइल है और ये इसकी एक्सिस हो गई। ये जो मार्कर जो अपना है ये क्या है, पेन जो है अपनी है, ये क्या है इसकी एक्सिस, आप मान के चलें। क्लियर है इस तरह से। तो इस करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस पर मुझे, जैसे इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो भाई ये करंट कैरिंग कॉइल हो गई, ठीक। और ये कॉइल इस तरह से रखी हुई है, मतलब बोर्ड पे आपको जो दिख रही है वो इस तरह की दिख रही है। ये क्या है, ये डिस्टेंस है सेंटर से। तो इस एक्सिस की जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या मान लूंगा, इसको मान लूंगा यहाँ पे x। तो ये मैंने x कंसीडर यहाँ पे कर लिया। x इस सर्कल की जो रेडियस है, मतलब कॉइल की वो रेडियस है स्मॉल a, और यहां से इस टॉप पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है r। अब समझना, यहां पर थोड़ी सी बात समझना कि आपको एक बात यहां पर क्लियर होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, थोड़ी सी ध्यान से देखना। एक बार फिर समझ लो कि अभी बात क्या चल रही है, कहानी क्या चल रही है, फिर अपन डिस्कशन करेंगे। ये मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ऑब्वियस सी बात है। सेंटर पे हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस जगह पे, इसकी एक्सिस पे कितना है। तो हमने कहा कि भाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो है एक्स, ठीक। इसकी पेरीफेरी से, यहां से जो डिस्टेंस हो गई, ये हो गई मेरे पास कितनी, ये हो गई आर, और जो खुद की रेडियस कितनी हो गई ए। क्लियर नाउ। अभी समझो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। मान के चलो मैंने कहा इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, यहां से एंटर करा, पीछे से, ये पीछे से एंटर कर रहा है, पीछे से एंटर कर रहा है, ठीक, पीछे से एंटर करा और यहां से बाहर आते हुए दिख रहा है। कहां से, यहां से बाहर आते हुए, मतलब करंट की डायरेक्शन कैसे है, ये आइडियल वेक्टर डायरेक्शन क्या है, ये समझना। तो इस जगह पे, मतलब अगर मेरी एक्सिस यहां पर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां पर होगी, ऑब्वियस सी बात है ऊपर की साइड ही होगी ना, ऊपर की साइड होगी कि नहीं होगी। आइडियल वेक्टर यहां है तो ऊपर की साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे निकल के आ रही होगी, ऐसे जाएगी और ऐसे निकल के आएगी, ऐसे जाएगी ऐसे निकल के आएगी। और आप ये भी जानते हो डीबी वेक्टर इज इक्वल टू आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ये आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री होगी। कितनी डिग्री होगी, 90 डिग्री। तो भाई 90 डिग्री तो बाहर ही बन सकता था ना, लेकिन हमने चेक किया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां होगी, ऊपर होगी यहां पे। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दैट मींस ये 90 डिग्री बन गई। कितना, तो ये हो गया मेरे पास डीबी वेक्टर। कितना हो गया, डीबी वेक्टर। नाउ अब जैसे यहां से डीबी वेक्टर हो गया तो फिर यहां से भी हो जाएगा। ये भी कितना, ये भी 90 डिग्री है। क्लियर नाउ। अभी आपको समझना है, लेट्स हमने अज्यूम कर लिया भाई ये वाला एंगल फाई हो गया। अब अगर ये वाला एंगल फाई हो गया तो ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक चीज समझा दूंगा कि भाई ये वाला एंगल अगर फाई है, समझो ये टोटल एंगल कितना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री, भाई मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर है, ठीक। अभी समझना ये टोटल 90 डिग्री है, ठीक। अच्छा ध्यान से देखना, ये रेड लाइन को, ये टोटल एंगल कितना 90, और अगर मैं इस 90 में से फाई हटा दूं तो ये कितना बचेगा 90 माइनस फाई, ठीक। और ये टोटल एंगल देखना, ये वाला पिंक वाला, ये टोटल एंगल 90 है, और इसमें से ये कितना बचा 90 माइनस फाई। तो 90 में 90 माइनस फाई बचेगा, कितना बचेगा फाई, 90 माइनस फाई प्लस फाई इज इक्वल टू 90। तो आप इस तरह से प्रूव कर, दिमाग परेशान मत हो, मैं आपको समझा रहा था कॉन्सेप्ट। आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि अगर भाई ये वाला एंगल फाई है तो फिर ये वाला एंगल भी फाई होगा। ये हमने कर दिया इसको प्रूव। क्या कर दिया हमने, इसको प्रूव कर दिया, ठीक। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आया प्रूफ तो थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइंड करके देखो, अदरवाइज ध्यान कर लेना कि भाई ये वाला एंगल कितना है
90 डिग्री है। ठीक, अभी हम क्या करेंगे कि ये जो डीबी है ना, ये डीबी, हम इस डीबी के कंपोनेंट करेंगे। तो इस डीबी के दो कंपोनेंट हो रहे हैं, एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट आगे। तो इस कंपोनेंट का नाम हो जाएगा डीबी कॉस फाई, क्योंकि जिसके साथ पाई बनता है उसका नाम कॉस फाई। इसी तरह से नीचे वाले डीबी वेक्टर के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा डीबी कॉस फाई और एक हो जाएगा यहां से डीबी साइन फाई। तो देखो इसके दो कंपोनेंट, एक हो गया डीबी कॉस फाई और एक हो गया डीबी साइन फाई। इसी तरीके से इसके दो कंपोनेंट डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई। तो आप ये देखेंगे कि भाई दोनों ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स के डीबी साइन फाई वाले कंपोनेंट तो सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो गए, लेकिन डीबी कॉस फाई वाले कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में तो यहां पे ये कैंसिल हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी? ये सारे के सारे डीबी साइन फाई वाले कंपोनेंट को आप ऐड कर दें, और फिजिक्स में ऐड करने का तरीका होता है इंटीग्रेशन करना। ठीक, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो आप निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू डीबी साइन फाई से, डीबी साइन फाई। अभी समझना, लेकिन पहले मुझे पता पड़ जाए भाई डीबी कितना है, तो इसके लिए थोड़ी सी और जरूरी बात है कि डीबी यहां पे होगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस ये देखो, आइडियल वेक्टर कहां है? आइडियल वेक्टर यहां पे है, आइडियल वेक्टर यहां है। ठीक ना, अब यहां पे सर थीटा तो दिख ही नहीं रहा, तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो डायग्राम है हमारा, ये साइड व्यू है। तो थीटा ना यहां पे एंगल है, थीटा ये वाला एंगल है। मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा कि थीटा कौन सा एंगल है। देखो, जैसे मान के चलो कि मेरे पास ना ये इस तरीके से ये कर्व है, समझना, ये मेरे पास ऐसे दिखा रहा हूं मैं। अब समझना कि ज्यादातर बच्चों, मतलब 99.9% बच्चों को यहां पे थीटा वाले एंगल में प्रॉब्लम होती है, 90 डिग्री समझ में नहीं आता है। देखो एक्चुअल में ये देखना, यहां पे अगर ये मैं अपनी फिंगर को ना क्या मान लूं, ये बच्चे ये देखते हैं कि सर ये लाइन तो ना तिरछी है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री तो हो ही सकता, लेकिन आप जो देख रहे हो वो गलती है। थोड़ा नजरिया हमें बदलना है। एक्चुअल में जो एंगल जो थीटा है, ये आइडियल वेक्टर, लेट्स से ये आइडियल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, तो आइडियल और आर वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? देखो, अगर ये पेन सीधी रखी हुई है, देखा ना जरा, तब भी इन दोनों बीच में ये वाला और ये वाला एंगल 90 डिग्री। ये पेन ऐसे घुमा दी, ठीक, तब भी कितना 90। ये पेन ऐसे घूम गई, फिर भी आइडियल वेक्टर तो ये है मेरी फिंगर, और आर वेक्टर ये। तो चाहे मैं इसको कैसे भी घुमाऊं, आप देख रहे हो कि पेन कितनी झुकी है, लेकिन एंगल किस किस के बीच में है? एंगल है इस पेन के और फिंगर के बीच में, समझे? इसलिए कितना एंगल है ये एंगल है 90 डिग्री। मैं पेन को मैंने मेन पेन का रख दी अपनी तो हो जाता है ये। तो यहां पर आप देखेंगे थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तो भाई यहां पर डीबी इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे जो डीबी की जो वैल्यू आ जाएगी, डीबी की वैल्यू हो जाएगी यहां पर डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू हो गई आपके पास डीबी की। ठीक ना, तो डीबी की वैल्यू देखो कितनी हो गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू क्या हो गई, देखना जरा यहां से, साइन फाई इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरे पास हाइपोटेन्यूज। तो साइन फाई की वैल्यू हो गई मेरे पास यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर। ठीक ना, अब यहां से सारी चीजें बाहर निकाल दी, सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे और डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई ए। तो ये मैं लिख दिया 2 पाई ए, क्लियर है, मतलब 2 पाई इंटू रेडियस। तो यहां पे रेडियस क्या है? ए। चलो ठीक है, अब यहां पे एक चीज और समझ लेना कि हाइपोटेन्यूज, देखना जरा ध्यान से देखना, ये आर क्या है? ये आर हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैं पीजीटी अप्लाई करूंगा बाय पीजीटी, तो देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये इस साइड आ जाएगा तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। अगर मैं यहां पे आर क्यूब कर दूंगा तो यहां पे भी तो क्यूब लग जाएगा, तो यहां पे आर क्यूब की वैल्यू क्या हो गई? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, समझ लेना बस। तो यहां से म्यू नॉट आई अपॉन, यहां पर आप चेक करेंगे तो 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, तो म्यू नॉट आई अपॉन ये 2 आर क्यूब बचा हुआ है और ऊपर लगा ए स्क्वायर। तो अभी देखना, अगर मैं यहां पर आर क्यूब की वैल्यू रखूं तो क्या निकालूंगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड एट
ऑन एनी पॉइंट ऑन एक्सिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत याद रख लेना। अगर जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर बहुत छोटी है, बहुत बहुत ज्यादा छोटी, बहुत बहुत ज्यादा छोटी है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये डिस्टेंस x की वैल्यू छोटी होते 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 कहां आ जाएगी, सेंटर पे। तो अगर डिस्टेंस की वैल्यू मैं मान लो अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है, तो देखना जरा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2a² की पावर 3/2, x की वैल्यू 0 हो गई, तो यहां से आप देखोगे a³ बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन a³ 2a³, और ऊपर है a² तो a² से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 2a, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ए क्या है, रेडियस, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सर्कल के लिए सेंटर पे हमने यही तो निकाली थी, तो एक ही बात है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r यही तो निकाली थी, ये वाली आ गया सेंटर पे। तो जब एक्सिस बहुत छोटी हो जाएगी ना, तो हम इसको x को इग्नोर कर सकते हैं, तो आप यहां पे बोल भी सकते हैं कि इफ a इज मच मच ग्रेटर देन x, तो भाई ये अपना डेरिवेशन बन जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको ध्यान रखेंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे आपको समझ आया कि नहीं आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान रखना है भाई, इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इस पर बेस्ड, कि सर आपको एक काम करना है कि लेट्स से ये हमारे पास एक आर्क है, ठीक, ये हमारे पास क्या है, एक आर्क है, और ये किसी भी शेप का हो सकता है, हाँ मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं ये इतना इतना आर्क हो सकता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक, तो चलो अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। लेट्स से इतने आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, हाँ इसके सेंटर पे देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट, देखना जरा, म्यू नॉट अपॉन, या ऐसे मैं बोलूं म्यू नॉट आई अपॉन 2r, लेकिन ये तो सेंटर पे है पूरे सर्कल के कारण, किसके कारण है, पूरे सर्कल के कारण। तो यहां पर देखो मैं डायरेक्टली भी इसको बता सकता हूं कि ये ना एक सर्कल का कितना पार्ट है, देखो एक पूरे सर्कल में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, 360 डिग्री। तो आप यहां पर चेक करेंगे कि ये 360 डिग्री में कितने डिग्री है, ये 90 डिग्री वाला पार्ट तो मिसिंग है, तो ये मतलब एक सर्कल का 3/4 पार्ट है, कितना पार्ट है, 3/4 पार्ट, क्लियर है। तो आप इस तरीके से यहां पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, मतलब पूरे सर्कल का 3/4 पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वही मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे बनेगी, ठीक। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऑड कंडीशन बनेगी तब क्या होगा, तो म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4π×−7 रख दी, 30 सेंटीमीटर की जगह मैं 0.3 रख सकता हूं, आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 3 × 10⁻², और 3/4, ये 3/4। तो यहां से आप ये देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कि भाई b इज इक्वल टू 10⁻², 10⁻7, तो ये हो गया 10⁻5, और 4 से 4 कैंसल, तो ये बच गया आपके पास π/6 इंटू 10⁻5, और ऊपर क्या है, ऊपर है 3 से 3 ये कैंसिल, तो ये आपका बच गया b इज इक्वल टू π/2 इंटू 10⁻5। तो पाई की वैल्यू होती है आपके पास 22/7, तो ये यहां पर आ जाएगी 11/7, क्योंकि 2 का डिवाइड हो जाएगा 22 में, 11/7 10⁻5, तो b इज इक्वल टू 11 की वैल्यू 11 7 का डिवाइड करोगे तो 7 1 7 4 बचेगा, ठीक है, तो 1.3 इंटू 10⁻5 टेस्ला, इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके सेंटर पे। चलिए तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ को। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ बेसिकली क्या है, जैसे आपने बायोट-सैवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करी हुई थी, ऐसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ से भी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। देखो आपको मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, एम्पियर सर्किटल लॉ ठीक है वैसा ही है जैसे आप गॉस थ्योरम अप्लाई करते थे। अभी इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो आपने कहा कि मेरे पास एक चार्ज है Q और इसके अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आप क्या करते थे कि भाई इसके अराउंड ना आप एक गॉसियन सरफेस बनाते थे, है ना। ऐसे ही इसमें होता है कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेट्स से ये करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसके कारण अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं उस पॉइंट पर से हम एक लूप कंसीडर करते हैं, है ना, एक लूप कंसीडर करते हैं, और इस लूप को हम नाम देते हैं एम्पियर लूप या एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप,
ठीक, जैसे मान के चलो ये अगर मेरे पास पॉइंट पी है, इस पॉइंट में मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं इसको बोलूंगा कि अब यहां पर मैं एक एम्पीरियल लूप बनाता हूं। क्लियर नाउ, अभी आपको यहां पर ये चीज समझनी है कि लेट से ये लूप कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट एनक्लोज हो। क्लियर, तो जिस करंट के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, आप उसको इसके अंदर एनक्लोज करेंगे। अगर इसके अंदर लूप के अंदर करंट नहीं होगा तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी नहीं होगी, मतलब जीरो होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ना, आपको यहां पर समझना है कि जैसे यहां पर इस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कुछ उसी तरीके से बन रही होगी। हाँ, तो चलो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कुछ इस तरीके से होगी। तो अगर हम एंगल देख रहे हैं तो एंगल की बात करेंगे तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो इसी तरीके से होगी, उसकी डायरेक्शन बी वेक्टर। और इस पॉइंट पर एम्पीरियन लूप पर अगर मैं डीएल वेक्टर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर करता हूं तो उसकी डायरेक्शन भी कहां होगी, इसी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी। तो यहां पर जो थीटा हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो। इस तरीके से हम एम्पीरियन लूप वगैरह में वर्क करते हैं। अभी एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि यदि मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करूं, ठीक, यदि मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करूं, दैट मींस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा निकल के आएगा म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज, म्यू नॉट आई। ये आई ई क्या है, करंट एनक्लोज, कि भाई एम्पीरियन लूप के अंदर जितना करंट होगा सिर्फ उसी को हमें कंसीडर करना होता है। अब जैसे आई ई, या मैं इसको अभी के लिए सिंपल बोल देता हूं कि ये क्या है, आई। अब मुझे ना इस चीज को प्रूव भी करना होता है, आपके एग्जाम में प्रूफ भी पूछा जाता है। तो आप प्रूफ करेंगे इसको बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की वैल्यू, तो आप इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू होता है बी डी एल कॉस थीटा। हमेशा याद रखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, है ना, कि जब भी डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर आप ये देखो कि एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो बी डी एल कॉस 0, यहां पे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर आप ये देखो कितना हो जाएगा, बी डी एल, सिंपल बचेगा। अब समझो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, आपने पढ़ा हुआ है आज ही इसी वीडियो में कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, हाँ समझना जरा, मुझे म्यू नॉट आई प्रूव करना है, अभी मुझे मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना। हाँ, तो मुझे प्रूव करना है कि अगर ये बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर है, तो अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे पता है, ये फिक्स है। चलो डीएल का मुझे इंटीग्रेशन करना है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, बी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये मैं प्रूव कर सकता हूं। देखो आपने यहां पर हमने जो है यहां पर इसको डिराइव करा हुआ था स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, जब भी करा था ना। चलो ये देखो यहां पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ये निकाल के रखा था, बस वही चीज हमें यहां पर करनी है। यहां पर जो डिस्टेंस है या रेडियस जो है वो आर है, इसलिए मैंने यहां पर आर कंसीडर करा हुआ है। इनटू डीएल का इंटीग्रेशन कर देंगे तो सरकमफेरेंस पर है ये छोटा पार्ट डीएल, तो सरकमफेरेंस सर्कल पूरा हो जाएगा 2 पाई इंटू आर। आप यहां पे कंसीडर कर लो कि आर इसकी रेडियस है एम्पीरियन लूप की। तो यहां से बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, हमने म्यू नॉट आई प्रूव कर दिया। और ये आई कैसा है, करंट एनक्लोज्ड है। हियर आई इज इक्वल टू आई ई, मतलब ये क्या है कि एम्पीरियन लूप ने जितना करंट एनक्लोज करके रखा है वो आपको यहां पे बताना है। क्लियर नाउ, अभी क्या करेंगे हम, अभी यहां पर एक क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझते हैं इसको, और ये इंपॉर्टेंट भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बार इसको समझना कि लेट से मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मैं एक कंडक्टर यहां पे कंसीडर कर लेता हूं। लेट से आई हैव अ कंडक्टर लाइक दिस, तो ये कंडक्टर है और इसकी रेडियस यहां पर दी हुई है, लेट से ए है। अब आपको इस कंडक्टर से a/2 डिस्टेंस बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और a/2 डिस्टेंस अंदर, मतलब इसकी रेडियस आप मान के चलो कि a है, तो a/2 डिस्टेंस बाहर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है और a/2 डिस्टेंस अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। दैट मींस आउटसाइड एंड इनसाइड द कंडक्टर। हाँ चलिए, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, करंट जो है ये सॉलिड कंडक्टर है, करंट सिर्फ पेरीफेरी पे तो फ्लो नहीं होगा, पूरे में करंट फ्लो होगा ना। चलिए, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द
रेशो, आपको रेशो निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए बाई टू एबव, एबव की जगह आप यहां पे लिखो आउट ऑफ द सरफेस और इनसाइड द सरफेस। क्लियर है? चलिए नाउ तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का रेशो निकालना है। तो चलिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं आउटसाइड द, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस या कंडक्टर, देखो अभी आप समझो कि अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी ना, तो मैं इस पॉइंट पर क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, मतलब एक एम्पीरियन लूप बनाऊंगा। तो ये मैंने सर्कुलर एम्पीरियन लूप यहां पे बना लिया है। इस लूप की रेडियस कुछ होगी, कितनी, इस लूप की रेडियस होगी आर, और यहां पर रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, ये तो था ए और ये ए बाई टू, तो रेडियस यहां पे कितनी हो गई, आर इज इक्वल टू 3a बाई टू, एड हो जाएगा a प्लस ए बाई टू, 3a बाई टू। अब समझो, देखो तो B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कितनी बनेगी। तो B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखूंगा म्यू नॉट आई ई, कितना करंट एनक्लोज कर रहा है, B dl cos थीटा मतलब cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई। क्लियर नाउ, तो यहां पर इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो B तो आ जाएगा बाहर, मुझे कैलकुलेट करना है, cos 0 की वैल्यू तो 1 है, और dl का मुझे इंटीग्रेशन करना है, और ये हो गया म्यू नॉट इंटू आई ई। अब इसके बाद b, dl के प्लेस पर क्या करेंगे, देखो जरा, dl के प्लेस पर आप यहां पे रखिए म्यू नॉट, सॉरी dl मतलब 2 पाई आर, सॉरी हाँ जी, ये जो dl है ये किसका पार्ट है, dl तो हम हमेशा एम्पीरियन लूप पे कंसीडर करेंगे, तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, रेडियस किसकी है भाई, रेडियस की वैल्यू क्या है 3a बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई ई। तो अब समझो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 तो कैंसिल हो ही गया, तो म्यू नॉट आई, आप करंट कितना एनक्लोज करके रखा है, करंट इसने एनक्लोज करा है आई, मतलब इस एम्पीरियन लूप के अंदर करंट कितना है आई, तो हमने इसको मान लिया आई। ठीक, चलो तो म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई ए, ये है म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई ए, यहां तक बताओ क्लियर है ना। अभी देखो, अभी आपको निकालना है आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी आउटसाइड तो आपने निकाल दिया, इनसाइड निकालना है, इनसाइड। अब इनसाइड निकाल रहे हो तो अब आपको गॉसियन सरफेस कहां बनानी पड़ेगी, लेट्स से यहां पे बनानी पड़ेगी गॉसियन सरफेस, इसकी रेडियस कितनी हो गई a बाई 2। तो अब आप ये समझो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि पहले तो अब रेडियस तो मैं a बाई 2 ले लूंगा, ठीक है, लेकिन एक बार देख लो करंट के बारे में थोड़ा समझो, करंट क्या समझो, करंट इसमें से देखो एक्चुअल में पूरे एरिया में से, पूरे देखो करंट जो है पूरे इस पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से निकलेगा ना। तो आप यहां पर देखो कि जो गॉसियन सरफेस के अंदर करंट एनक्लोज होगा ये आई नहीं होगा, उससे कम होगा, तो कितना होगा, तो हम यहां पे समझ लेते हैं कि पाई आर स्क्वायर से जो करंट पास हो रहा था ये हो रहा था आई, लेकिन एक यूनिट से कितना होगा, तो हमने कहा कि ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर नाउ, अभी हमें कितने उससे करंट निकालना है, हमें निकालना है कि पाई आर स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू क्या है, जैसे आप यहां पर देखो कि इसकी रेडियस क्या थी, इसकी रेडियस थी a, तो मैं यहां लिख दूं, तो यहां पे लिख देता हूं कि पाई a स्क्वायर से करंट जो है फ्लो हो रहा है कितना i, तो एक यूनिट से हो जाएगा i अपॉन पाई a स्क्वायर। अब सुनो कि रेडियस कितनी है a बाई 2, तो पाई a स्क्वायर बाय 4 एरिया से कितना करंट पास होगा, देखो एक यूनिट में अगर मैं इतने का इंटू कर दूं तो यहां पे भी मैं इतने का इंटू कर देता हूं, तो पाई a स्क्वायर अपॉन 4, तो यहां से आप ये देखेंगे पाई a स्क्वायर अपॉन 4 मतलब a बाई 2 रेडियस से i बाय 4 करंट पास होगा, तो मतलब यहां पर जो IE की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, IE की वैल्यू हो जाएगी i बाय 4। ये चीज आपको यहां पर समझनी चाहिए, क्लियर है। अब समझो यहां पर हम फिर से करेंगे इसको, तो B वेक्टर डॉट dl वेक्टर हमने करा, तो यहां पर आप ये देखेंगे B डॉट dl, B और ये dl का इंटीग्रेशन होगा इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई ई था, तो B dl के जगह पे आ जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई इंटू रेडियस बार कितनी है a बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और म्यू नॉट करंट कितना एनक्लोज है i बाय 4, आई ई की जगह i बाय 4,
तो B इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो ये हो गया आपके पास इनसाइड वाला, इनसाइड। चलिए, तो अगर मैं यहां पे रेशियो निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, बी आउटसाइड अपॉन बी इनसाइड, ठीक है, बढ़िया से लिख दो सुंदर सा, बी आउटसाइड अपॉन बी इनसाइड। अभी बी आउटसाइड कितना निकल के आ रहा है, बी आउटसाइड निकल के आया था म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई ए, तो म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई ए इंटू, और बी इनसाइड कितना निकल के आया, बी इनसाइड निकल के आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, तो ये हो जाएगा 4 पाई ए अपॉन म्यू नॉट आई। इस तरीके से आप इसको करें तो ये 3 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ए, तो यहाँ वेट, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 4/3, तो बी आउटसाइड अपॉन बी इनसाइड अगर आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/3। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोट-सावर्ट लॉ का, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसको ध्यान से करना, आप इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, आपके स्कूल के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, अभी हम बात करेंगे सोलेनॉइड क्या होती है। देखो सोलेनॉइड का आपको स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं होता, देखो मान के चलो आपके पास एक वायर है, ठीक है, इस वायर के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब आप इसी वायर को क्या करें, इसको सर्कुलर लूप के फॉर्म में, बिल्कुल इस तरह हेलिकल के फॉर्म में लपेटते चले जाएं, ये बन जाएगी सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो होती है बार मैग्नेट की तरह। देखो एक्चुअल में क्या होता है, मान के चलो मेरे पास ये एक सर्कल है, अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से, लेकिन मेरे पास अगर ये एक सर्कल हो गया, एक और सर्कल बना दूं मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ऐसे बन रही थी उसको इन दोनों सर्कल को पार करके जाना पड़ेगा। अगर मैं एक और इस तरीके टर्न बना दूं इसमें, तो ये बहुत क्लोज है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इन सबको क्लोज करके इन सबको आर पार करके जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। तो बस यही होता है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड में। क्या होता है कि जैसे ये मेरे पास करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी और इस तरीके से बनेगी, ये यहां से, ये इस तरीके से, यहां से इस तरीके से, समझे। तो देखो यहां पे समझना कि अगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट निकालनी है तो कैसे निकालोगे, जैसे मान के चलो ये करंट गया, और करंट गया तो ये घूम के आया, ये घूम के आया, ये घूम के आया, ये घूम के नीचे, घूम के नीचे, घूम के नीचे। तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड ग्रिप रूल, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को घुमा दो और सोलेनॉइड को पकड़ो। जैसे करंट सामने से नीचे आ रहा है तो आप इस तरह से पकड़ोगे इसको, नीचे की साइड आपकी उंगलियां होना चाहिए। जिस साइड थंब जाएगा उस साइड नॉर्थ पोल मान लो, और इस साइड मान लो साउथ पोल। और नॉर्थ से साउथ में, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, तो एक साइड नॉर्थ पोल दूसरी साइड साउथ पोल जरूर होगा ही होगा, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये हो गई, वेट, ठीक ना, ये चीज हो गई। तो इस तरह से सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आपको एक और चीज समझनी है कि भाई सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, ये यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि देखो अंदर तो एक्चुअल में क्या है कि अंदर तो स्पेस नहीं है, तो जितनी भी लाइंस होंगी ना, जितनी भी लाइंस होंगी ये अंदर तो एकदम चिपक के रहेंगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक। लेकिन बाहर क्या है कि बाहर इनके पास फैलने की बहुत जगह है, बाहर इनके पास फैलने की स्पेस क्या है, काफी ज्यादा है। देखो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रिपल्जन होता है, हाँ रिपल्जन होता है, तो बाहर तो स्पेस बहुत है, तो बाहर तो ये जितना मर्जी उतना फैल सकती हैं, लेकिन अंदर फैल नहीं सकती। तो आप याद रखेंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड, ठीक, ये कंपैरेटिवली बहुत वीक होती है, कंपैरेटिवली वेरी वेरी वीक, ठीक। सो डेरिवेशन पर्पस के लिए, फॉर डेरिवेशन पर्पस के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन पर्पस के लिए हम जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के आउटसाइड ये 0 मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप इसको, इतनी बात आप पे काम की है। आगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें कैलकुलेट करनी होती है, तो ये भी एम्पीरियन लूप हम यहां पर एक अज्यूम करेंगे, उसके बाद ये हो पाएगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ, कौन सा, एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम ऐसा करते हैं। कैसे, तो देखो सबसे पहले क्या है कि मान के चलो यहां पर ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, यहां पर करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो यहां पर हमने क्या किया कि इस सोलेनॉइड में करंट सामने से बाहर निकल के आ रहा है, तो हमने करंट की डायरेक्शन ये बताई सामने से बाहर निकलती हुई, ये सामने से बाहर निकलती हुई, और करंट की डायरेक्शन सोलेनॉइड में सामने से देखने पे अंदर घुस रही है, तो हमने ये क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप जानते हो इस सोलेनॉइड के अंदर कैसी होगी,
अंदर स्ट्रेट लाइन होंगी। कैसी होगी? अंदर स्ट्रेट लाइन। ऑल्दो किनारे पे आके मुड़ जाती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि सोलेनोइड बहुत लंबी है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब मुझे सोलेनोइड कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आप पहली चीज तो आप एक काम करेंगे, ये चीज याद रखो कि आउटसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड है 0 है, तो हमें इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अभी क्या होता है कि हम एक एम्पीरियल लूप कंसीडर करेंगे। तो हमने क्या किया कि यहां पर एक एम्पीरियल लूप कंसीडर कर लिया। ठीक, कुछ इस तरीके से ये एम्पीरियल लूप कंसीडर कर लिया। एम्पीरियल लूप ऐसे कंसीडर करा कि इसके अंदर कुछ करंट एनक्लोज हो रहा है, नेट करंट एनक्लोज हो। आपके दिमाग में आ सकता है, बोला सर करंट हम जो एम्पीरियल लूप से पूरा सॉलिड नहीं जो कवर कर सकते, नहीं, जो पूरा सॉलिड कवर करेंगे तो इसमें करंट आ भी रहा है और करंट जा भी रहा है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, तो नेट करंट 0 हो जाएगा और वहां से थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक ना, तो हमने ये एम्पीरियल लूप बना लिया। अब इस एम्पीरियल लूप की 4 साइड है, ए बी सी डी। ठीक, तो आप भी चेक करेंगे कि भाई जैसे आपने साइड ए बी कंसीडर करी, कौन साइड? आपने साइड ए बी कंसीडर करी हुई है, तो ए बी पे ना आप डीएल मानोगे। ए बी पे डीएल वेक्टर कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में। बीसी का डीएल वेक्टर कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में। इसका डीएल वेक्टर कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में। तो भाई इसके हिसाब से हम एंगल वगैरह कंसीडर करेंगे। देखो अब ये है, ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ए बी के लिए एंगल कितना है? ए बी के लिए एंगल हो गया 0। बीसी के लिए एंगल कितना हो गया? बीसी के लिए एंगल हो गया 90 डिग्री। अच्छा, एडी के लिए एंगल कितना हो गया? एडी के लिए एंगल हो गया थीटा, एडी के लिए हो गया 90 डिग्री। इसके बाद सीडी के लिए क्या है? सीडी के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड जो आउटसाइड है यही कितनी है? ये 0 है, तो सीडी में तो अपन को ध्यान नहीं करना। तो एक्चुअल में सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। तो सबसे पहले ये बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। चारों सरफेस के लिए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का ऐड करेंगे, इसके बाद एंगल की वैल्यू पुट करेंगे। तो भाई पहले सरफेस के लिए 0 डिग्री, फिर बीसी के लिए 0 डिग्री, फिर इसके लिए सीडी के लिए आप यहां पे देखो, CD के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है बाहर की साइड, तो CD के लिए तो B की वैल्यू 0 है। एक मिनट, तो CD के लिए B की वैल्यू 0 है। ठीक, और इसके लिए भी 90 डिग्री। ठीक है, चलो cos थीटा से हमें मतलब ही नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट ही यहां पे 0 लिख सकते हैं। चलो अभी देखो, तो यहां पर आप भी समझेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा BDL। ठीक, और ये आपके पास बाकी सब है आपके पास कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो ये cos 90 कारण ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो आप यहां पर समझें कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये आ रही है बी। डीएल किसका पार्ट है? देखो ये क्या है? ए बी। तो ए बी की लेंथ हमने मान ली बी इंटू एल। कितनी मान ली? बी इंटू एल। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की वैल्यू आ गई, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की वैल्यू आ गई म्यू नॉट इंटू वेट, हाँ जी, बी वेक्टर डॉट बीएल वेक्टर की वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज। कितना करंट एनक्लोज करा है सोलेनोइड ने। और बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की वैल्यू जो आई है, ये आई है बी इंटू एल। तो देखो म्यू नॉट इंटू आई करंट एनक्लोज, तो कितना करंट इसने एनक्लोज करा है? तो भाई कितने नंबर ऑफ टर्न्स? एन इंटू आई। आप यहां पर देखो इसको तरीके से, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, कि मान के चलो कि सोलेनोइड इस एम्पीरियन, ये जो एम्पीरियन लूप है, इस एम्पीरियन लूप ने की लेंथ जो है एल है। ठीक, तो इसके अंदर ना कितने टर्न्स कनेक्ट हो पाए होंगे? तो आप यहां पर देखेंगे कि हमने कहा कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्ट हो गए कैपिटल एन। तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा एन इंटू एल। क्यों होती है? एन का मतलब है कि मान के चलो 1 सेंटीमीटर में जो 2 टर्न है, तो एल सेंटीमीटर में जैसे 10 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी, तो टोटल टर्न्स कितने हो जाए? 20। हाँ, तो आपको ये चीज समझनी, स्मॉल एन क्या है? टर्न डेंसिटी। क्लियर नाउ? तो ये कितना हो जाएगा? बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल। और ये यहां पर ऐसे, सॉरी, तो यहां पर कितना हो गया? एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। क्लियर है? ये चीज हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करें बढ़िया से, जो है इस पर क्वेश्चन छोटे मोटे पूछ ले जाएंगे। नाउ अभी देखो यहां पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। अभी टॉरॉइड क्या होता है? ध्यान देना। देखो एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप सोलेनोइड को घुमा दो, चारों ओर से पैक कर दो, तो वही बन गया टॉरॉइड। अभी क्या होता है टॉरॉइड में? सिंपल आपको याद रखना, डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये आपका ओपन स्पेस है इंटीरियर। तो यहां पर तो देखो
क्योंकि सोलेनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर ही नहीं जा पा रही, आपने क्लोज कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर नहीं जा पा रही तो इसके अंदर भी जीरो है। अब है तो सोलेनॉइड, बस घुमाई तो दिया है आपने, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके इंटीरियर में यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी, ये हो जाएगी म्यू नॉट एन आई। आप इसको ध्यान रखेंगे। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट हमें समझना है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। देखो सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, आंसर है मूविंग चार्जेस। तो मूविंग चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो एंटर करते हैं तो समझो यहां पे एक्चुअल में समझना कि देखो कभी भी हमारे पास अगर जैसे मान के चलो मेरे पास एक चार्ज है Q और ये Q चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा पहले ये समझते हैं। हाँ तो देखो कभी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मोशन कर रहा है ना तो उस पर लगने वाले नेट फोर्स को हम लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट फोर्स को लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो सिंपल क्या बचेगा, मैग्नेटिक फोर्स ही। तो मैग्नेटिक फोर्स को भी आप सिंपली लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है नाउ? तो अभी देखिए तो जो फोर्स लगेगा ना इस चार्ज क्यू पे ये कुछ फैक्टर पर डिपेंड करेगा, जैसे कि ये चार्ज की का मैग्नीट्यूड क्या है, इस चार्ज की वेलोसिटी क्या है, हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, और साइन थीटा पे डिपेंड करता है। साइन थीटा क्यों? क्योंकि मैग्नेट जैसे जैसे साइन में एंगल बढ़ता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। तो ये चार फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, इन चारों फैक्टर को कंबाइन कर देते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो क्या आ गया, F इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। के की वैल्यू हमने जो है 1 पुट कर दी तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू वी बी साइन थीटा। हमेशा याद रखो जब भी साइन थीटा हटाएंगे तो हमेशा यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। F वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन बताने के लिए तो वैसे आप राइट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, 3 फिंगर्स हैं, हाँ, मतलब थंब, एक थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर। थंब क्या करता, 4 फिंगर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, पहली वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक। मिडिल फिंगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज या करंट की डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज याद रखें, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आप याद रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और थंब क्या बताएगा, फोर्स। तो थंब बताता है फोर्स, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, और ये बताता है वी मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो आप इसको याद रख सकते हैं, फेस बुक व्यूज। फेस मतलब एफ, बुक मतलब वी, बी और व्यूज मतलब वी। तो फेसबुक व्यू से आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, ये जो रूल है सिर्फ कब वैलिड है, जब ये जो आपकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, है ना, क्योंकि ये तीनों फिंगर्स अपनी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो देखो यहां पर अप्लाई कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे। तो मान के चलो कि मेरे पास ना ये एक मैं बोल सकता हूं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और एक चार्ज यहां पर इस तरीके से एंटर करता है, ये चार्ज Q इस तरीके से ऊपर एंटर कर रहा है। तो आपको समझना है कि भाई इसकी एक्चुअल में जो वेलोसिटी है वो कहां है, वेलोसिटी ऊपर है। तो वेलोसिटी वाली फिंगर को मैं ऊपर रखूंगा, ये रख लिया, ये वेलोसिटी वाली फिंगर को ऊपर रख लिया। इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो थंब कहां जा रहा है, अंदर की साइड, अंदर की साइड। तो इस पे जो फोर्स है वो अंदर की साइड लगेगा और ये घूमते हुए इस तरीके से ये आ जाएगा। मतलब अंदर की साइड बताना है मुझे तो मैं बता सकता हूं कि ये जाएगा चार्ज और इस तरीके से ऐसे घूमेगा, ठीक। नाउ आप इसको ऐसे मान सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आप चीजों को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलो मेरे पास ये एक चार्ज है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्लियर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इसके बाद क्या हुआ कि मान के चलो चार्ज ऊपर जा रहा है, तो आप समझ सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, अंदर की साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर को मैंने अंदर रख दिया। इसके बाद मोशन कहां हो रहा है, ये वेलोसिटी बता देता हूं, मोशन कहां आ रहा है, ऊपर, तो ठीक है। तो फोर्स कहां लग रहा है, लेफ्ट में। तो ये चार्ज जाएगा और इस पे फोर्स जो है लेफ्ट में लगते 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 ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक। तो एक्चुअल में ये चीज आपको याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है तो जो फोर्स है वो हमेशा उस पर लगेगा, हाँ। और इसको सर्कुलर मोशन, कैसा मोशन प्रोवाइड कराएगा, सर्कुलर मोशन। कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो एक मिनट, जैसे मान के चलो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। अभी क्या होता है कि लेट से आप यहां पर ये मान सकते हैं कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैं आपको बता रहा हूं सर्कुलर मोशन ये कैसे करता है। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज एंटर करा, तो आप ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर
वेलोसिटी ऊपर, तो थंब कहां जा रहा है, लेफ्ट में, तो भाई इस पे, इस पार्टिकल पे फोर्स कहां लगा, लेफ्ट में, कहां लगा, लेफ्ट में, ये लेफ्ट में लगा, तो ये पार्टिकल ऐसे हो गया। तो अभी आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ऐसे ऐसे, तो उस पे थंब कहां जा रहा है, नीचे, तो इस पे फोर्स लगा ऐसे, इसी तो ये घूम के ये कुछ ऐसा हो गया। अब इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, फिर इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, एफ, फिर इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, फिर फोर्स लगेगा ऐसे, तो इस तरीके से घूमते घूमते ये कैसा राउंड मनानेगा, ये सर्कुलर पैटर्न इसका हो जाएगा। तो आप भी समझो सर्कुलर मोशन इसने क्यों कर पाया, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है इसके कारण से सर्कुलर फोर्स या सेंट्रीपिटल, मैग्नेटिक फोर्स ही इस पर सेंट्रीपिटल मतलब घुमाने वाला फोर्स लगा रहा है। मैग्नेटिक फोर्स है QVB sin 90 और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। अब यहाँ पे समझो sin 90 है तो यहाँ पे सर क्या बचा, QVB। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस निकल के आ रही है mv/qb। कितनी निकल के आ रही है, mv/qb, ध्यान रखेंगे। अब याद रखो टाइम पीरियड अगर मुझे निकालना है, टाइम पीरियड, ये आपको जो जरूरत पड़ते हैं बहुत ज्यादा, बहुत फॉर्मूले जरूरत पड़ती है कि कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो भाई क्या उसकी रेडियस होगी, क्या वेलोसिटी वगैरह होगी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πr। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π, मतलब टाइम का फॉर्मूला वैसे भी होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2πr, इसकी सरकमफेरेंस मतलब डिस्टेंस, और स्पीड क्या है मतलब वेलोसिटी v। तो अगर मैं ये वैल्यूज वगैरह पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 2πm/qb। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, और ये हो गया अपने पास qb/2πm, मतलब इसका पलट देंगे तो ये हो जाएगा। अभी क्या होता है कि मान के चलो मैंने आपको बताया कि अगर चार्ज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर चार्ज किसी एंगल पे जाएगा तो हम इसको बोलेंगे हेलिकल मोशन कर रहा है। ये कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूं। देखो तो मान के चलो मेरे पास ना मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ध्यान देना जरा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अभी चार्ज जो है ना अगर सीधा ऐसे एंटर करा, सीधा ऐसे इस तरीके से ऐसे, तो क्या होगा, चार्ज ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, हमेशा गोल गोल हमेशा घूमता रहेगा। लेकिन चार्ज अगर इस तरीके से एंटर करता है, ये इसकी वेलोसिटी है u, या मैं इसको बोल देता हूं ये इसकी वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ध्यान रखना, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट। एक हो गया आपके पास ये वेलोसिटी का v cos थीटा वाला कंपोनेंट, और एक हो गया वेलोसिटी का v sin थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक, अभी आप ये समझो यहां पे कि अगर परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की बात करूं तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट सिर्फ उसको घुमाएगा, तो घुमाने के लिए, ये घुमाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल, v sin थीटा, और आगे बढ़ाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल, v cos थीटा। तो जब कोई चार्ज इस तरीके जाएगा ना तो दोनों मोशन करेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण ऐसा मोशन करेगा सर्कुलर, और v cos थीटा के कारण, पैरेलल कंपोनेंट के कारण ये मोशन करेगा। ये कौन सा कंपोनेंट है, ये है v पैरेलल और ये है v परपेंडिकुलर, तो इसके कारण ये आगे बढ़ेगा, तो इसके कारण जो मोशन है इसका वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, और दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं बोलता हूं पिच। क्लियर है? तो अब आप याद रखेंगे जब कोई चार्ज जो है एंगल पे एंटर करेगा तो उसका जो मोशन है वो हेलिकल मोशन हो जाएगा। बस अब समझो, जैसे रेडियस का फॉर्मूला हमने निकाला था mv/qb, तो सर्कुलर मोशन किसके कारण है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण, तो यहां पे बस v की जगह v sin थीटा पुट कर देंगे। 2πm/qb, इसमें तो कोई वेलोसिटी आई नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। पिच निकालना है तो पिच का फॉर्मूला, पिच क्या है एक्चुअल में, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी की जगह कौन सा कंपोनेंट, डिस्टेंस कवर करने के लिए v cos थीटा 2πm/qb, तो इस तरह से आप डिस्टेंस या पिच वगैरह निकाल सकते हैं। बस ये आपको मोशन में याद रखना है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो हमेशा याद रखो, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर लगता है एक फोर्स। ध्यान रखना, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स हमें निकालना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक्चुअल में जब कोई कंडक्टर करंट कैरी कर रहा होता है तो उसके अंदर ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो हो रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं। तो मान के चलो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो है कुछ इस तरीके से है, vd वेक्टर, और करंट की डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन मानते हैं, तो इसकी डायरेक्शन हो गई अपने पास कुछ ये ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि IL वेक्टर की डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है। याद रखो, IL वेक्टर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है, मतलब करंट की डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी, ऑपोजिट। करंट के अकेले के ऊपर अपन कभी वेक्टर नहीं लगाते, IL वेक्टर जब साथ में होता है तब लगाते हैं इसके साथ
वेक्टर का साइन, ठीक है ना। तो अभी सुनो, अभी क्या होता है कि जब एक सिंगल चार्ज पे फोर्स लगता है ना, तो उसके अंदर अगर 1 करोड़ चार्ज है तो भाई 1 करोड़ चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो इन सब चार्जेस पे फोर्स लगेगा तो अल्टीमेटली मोशन किसका होगा? अल्टीमेटली हम बोलेंगे क्या कि हाँ भाई कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर चार्जेस हैं, चार्ज पे फोर्स लगेगा तो भाई कंडक्टर फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात। अभी समझो, देखो होता क्या है कि मान के चलो कि मेरे पास ना ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर चार्ज है। चार्ज पे कितना फोर्स लगता है? F इज इक्वल टू क्यू वी बी। वेक्टर फॉर्म में F इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसलिए जरूरी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करेगी, ठीक है ना। अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा? तो मैंने कहा भाई इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूं क्यू, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है -e, तो मैंने इसको लिख दिया। अब देखो वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की भी कुछ डायरेक्शन गिवन है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं लेट्स से ये बी। नाउ अभी देखो, अभी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा स्मॉल f, तो मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लगेगा? तो कहा गया कैपिटल F वेक्टर इज इक्वल टू टोटल नंबर, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा 1 न्यूटन, 1000 इलेक्ट्रॉन है तो उस पे फोर्स लग जाएगा 1000 न्यूटन, मतलब कैपिटल N का इंटू हो गया। तो यहां पर हमने कैपिटल N का इंटू करा। स्मॉल f की वैल्यू क्या थी? -e vd वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो e vd वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका माइनस मैंने आगे लगा दिया। कैपिटल N की जगह हमने लिखा NaL। n क्या है? टर्न मतलब जो है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, al क्या है? वॉल्यूम, ठीक है ना। चलिए, तो NaL ये होता है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए वॉल्यूम। नाउ अभी देखना, यहां पे समझना, हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है NeABD होता है, लेकिन अगर मैं इसमें L का इंटू कर दूं, ये बन जाएगा IL वेक्टर, करंट एलिमेंट, ठीक। और आप यहां पे देखो, क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो यहां पे मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर ही मैंने वेक्टर लगाया। फिर मुझे पता पड़ा कि IL वेक्टर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये दोनों, इनकी जो डायरेक्शन है जस्ट ऑपोजिट है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण मैंने यहां पे लगा दिया नेगेटिव साइन। क्या लगा दिया? नेगेटिव साइन। बस अब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ना, सेकंड इक्वेशन, ये जो सेकंड इक्वेशन आप देख रहे हैं, यहां पर थोड़ा ध्यान देना कि सेकंड इक्वेशन जो है, देखो अगर इस सेकंड इक्वेशन में मैं इस जगह पे ये -NeBD n NeA NeABD की जगह IL वेक्टर पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ क्या बचेगा? IL वेक्टर पुट कर दूंगा ना, एक मिनट, हाँ जी, ठीक है। तो यहां पे मैं L का इंटू यहां पे किया, तो यहां पे भी मैं L का इंटू कर दूंगा। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि -n, ये इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं? IL वेक्टर। देखो जरा, NeALBD की जगह पे मैं IL वेक्टर पुट कर सकता हूं, तो मैंने यही पुट करा, और क्रॉस में लगाया बी वेक्टर तो वो कर दिया। क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा आ जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये आ जाएगा। तो फोर्स कितना आ गया? ILB। क्या आ गया? ILB। अदरवाइज IL वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इतना फोर्स लगता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे। अगर एंगल यहां पर IL वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री नहीं है तो वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां पे, बस इतना हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन होता है, टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको समझना, ये गैल्वेनोमीटर की वर्किंग वगैरह के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, काफी टाइम हो चुका है। तो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो जरूर से कमेंट करके मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में, आपका वेट कर रहा हूं मैं। और भी वन शॉट आपका इंतजार कर रहेंगे, आप बस यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जो भी चैप्टर आप चाहें, उसके बाद वन शॉट बाय अभिषेक साहू लिख के सर्च करें तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद ना अभी अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। सपोज करो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब आप जानते हो कि कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल जो होती है, इसमें 4 साइड होंगी। कितनी साइड होंगी? इसमें 4 साइड होंगी, और चारों साइड आप ये मानो कि भाई पहली साइड हो गई, इसमें मेरे पास, इसको नाम दे देता हूं मैं PQRS, PQRS, ये साइड हो गई 1 2 3 4, ठीक। अब समझो यहां पे मैं आपको एकदम शॉर्ट बता देता हूं कि भाई ये जो पहली वाली साइड है, इस पे फोर्स लगेगा, देख लो जरा, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, ये इस पे फोर्स लगेगा अंदर की साइड, इसको मैं नाम दे दिया F1।
और इस पे फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो F2। ये साइड ना किसी एंगल पे रखी हुई है, लेट्स से ये साइड फाई एंगल पे रखी हुई है। तो देखो मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं कि ये ना कॉइल हमारी कुछ इस तरीके से रखी हुई है, जैसे कि चलो ये मेरे पास कॉपी है। तो कॉइल मेरी ना ये सीधी नहीं रखी हुई है, ये कॉइल रखी हुई है, एक मिनट, ये कॉइल रखी हुई है ऐसे तिरछी, ठीक। तो यहां पर ना ये आप इसकी डायरेक्शन, ये IL वेक्टर हो गया इस तरीके से ऐसे। अब आप इसके दो कंपोनेंट करो, IL वेक्टर के दो कंपोनेंट करो। एक कंपोनेंट तो जाएगा ऐसे और एक कंपोनेंट मेरा थंब देखो, ये कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे। तो एक कंपोनेंट जो इस साइड को होगा ये तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो पैरेलल कंपोनेंट पे कभी कोई फोर्स लगता नहीं है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो अंदर की साइड है उस पे फोर्स लगेगा। तो IL वेक्टर को मैं दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकता हूं। ये हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब IL वेक्टर है ना, लेंथ वेक्टर, जो कुछ भी इसकी लेंथ, लेट से मैंने कहा इसकी लेंथ कितनी हो गई B, तो IB वेक्टर, इसके मैं दो कंपोनेंट कर दिए, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट अंदर की साइड है और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड। तो फिर आप ये देखेंगे कि फोर्स जा रहा है इस पे नीचे की साइड, तो इस पे फोर्स कहां गया, नीचे की साइड। इस पे फोर्स आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की साइड। तो आप ये देखेंगे कि भाई इस कॉपी पर इस तरह से फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से क्या होगा कि भाई ये जो कॉइल है ना, ये अंदर की साइड ऐसे घूमेगी। कैसे घूमेगी, इस तरीके। अब इस पे ऊपर नीचे जो फोर्स लग रहा है, एक्चुअल में इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो ये कॉइल ऊपर नीचे का जो फोर्स है ना, ये घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आप आसान सी भाषा में समझिए कि इस पे ना एक अंदर की साइड फोर्स लग रहा है और एक बाहर की साइड, ऊपर वाले फोर्सेस जो है नीचे वाले फोर्सेस से कैंसिल हो जा रहे हैं। और यहां पर एक और जरूरी बात यह है कि आप यहां पर माने कि भाई इसकी लेंथ है B और इसकी लेंथ है L। तो फोर्स F1 कितना हो रहा है, ILB, F3 कितना हो रहा है, ILB। ये आपके पास इनवर्ड, ये आपके पास आउटवर्ड। इन दोनों फोर्स, ये जो F2 और F4 फोर्सेस हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है, ठीक है ना। अभी सुनो, टॉर्क हमें निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब अगर मेरे पास ये कॉइल है, ये मेरे पास कॉइल है, कॉइल तिरछी रखी हुई है, तो टॉप व्यू देखने पे, ऊपर से देखने पे ये फोर्स, मतलब ये साइड ऐसी हो गई, ठीक। इस पे फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की साइड। तो मैं अंदर की साइड, चलो ऐसे बता दूं, नीचे की साइड दिखा दूं, तो ये अंदर की साइड मान लेना आप इसको, ठीक। F1 अंदर ही जा रहा है ना, ठीक है ना। और जैसे मान के चलो कि अगर मेरे पास ना एक और फोर्स लग रहा है, या ऐसे ही बोल सकता हूं मैं, अंदर की साइड मतलब मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं, और बाहर की साइड मतलब मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं, ठीक। अब इन दोनों फोर्सेस पे ना मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो उससे पहले मैंने क्या करा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बोला ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक। अभी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो फोर्स F1 है और ये जो फोर्स F3 है, इन दोनों फोर्स में मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो क्या करूंगा ना मैं, सबसे पहले कि यहां पर मैंने माना कि मैग्नेट, ये यहां पर मुझे ना चाहिए, ये हो गया मेरे पास एरिया वेक्टर। क्या हो गया, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो है यहां पर समझना कि एरिया वेक्टर और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल है आपके पास फाई या थीटा। कितना एंगल है, थीटा। देखो एक्चुअल में जो ओवरऑल एंगल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब इस प्लेन का, ये कितना है, 90 डिग्री। बट एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा, तो फिर हम इस एंगल को भी थीटा प्रूव कर सकते हैं। ये एंगल थीटा, तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा, और अगर ये वाला एंगल थीटा, तो हम इसको 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे, देखो मैं आपको बता दूं, ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 60 डिग्री, ये बनेगा 90 डिग्री, तो ये अल्टीमेटली कितना बनेगा, 30। तो आप यहां से प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल थीटा, तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा। और ये एंगल थीटा किसके साथ है भाई, एरिया वेक्टर के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बन रहा है, इसलिए हमने इसको बोला एंगल थीटा। तो भाई यहां पर अगर मैं इस तरीके देखूंगा, तो ये जो साइड है ये बन जाएगी मेरी बेस, और ये बन जाएगी मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस मुझे चाहिए थी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर को मैं नाम दे देता हूं, लेट से ये देखो P, Q और ये R। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे हो गई PR, मतलब साइन थीटा से निकाल सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मतलब PR अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब B। तो PR इज इक्वल टू
बी साइन थीटा, आराम से इसको समझो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, बी साइन थीटा। तो मुझे टॉर्क निकालना है, तो फोर्स कितना है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, आई एल बी, ठीक, चलो आई एल बी, और ये है मैग्नेटिक फील्ड वाला बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी साइन थीटा, ठीक। नाउ अभी L इंटू बी होता है एरिया, तो टाउ इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक। एन आई ए को हम लिखते हैं m, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक। समझो चीजों को ध्यान से। अभी m क्या है, m होता है मैग्नेटिक मोमेंट, m क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है सर, तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है, आप इसको जैसे मान, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है ना, वही मैग्नेटिक एन आई ए, जैसे मान के डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट ऐसे होता है मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे डायपोल मोमेंट में आप डायरेक्शन कंसीडर करते हो माइनस से प्लस, ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट में आप डायरेक्शन कंसीडर करते हो, करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करो, तो जिस डायरेक्शन थंब जा रहा होता है वो होती है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई, तो यहां से हम समझ सकते हैं यदि हमारे पास कोई भी एक करंट कैरिंग कॉइल रखी होती है ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर लगता है टॉर्क, टॉर्क मतलब घुमाने वाला फोर्स। कौन सा फोर्स, घुमाने वाला फोर्स, क्लियर है। चलिए तो आगे हम बढ़ेंगे और पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर में आपको ध्यान देना है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना। मतलब गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, करंट को पता लगा सकते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये जो गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है, ये बारीक से बारीक करंट जो जिसकी वैल्यू मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में होती है, उसको भी आराम से ये आपको बता देता है कि हाँ भाई सर्किट में करंट है और इतना करंट है। अगर हम इसकी बात करें गैल्वेनोमीटर की जो वर्किंग कंस्ट्रक्शन है बहुत आसान है। देखो प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जब भी कोई एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो इस पर एक फोर्स लगता, मतलब इस पर ना टॉर्क लगता है, जिस कारण ये कॉइल घूमती है। कॉइल घूमती है तो कॉइल को घूमने से इसके साथ कनेक्टेड कांटा जो लगा होता है, देखो क्या कहा कि जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो इस कॉइल पे लगता है टॉर्क। टॉर्क मतलब घुमाने वाला फोर्स। ये कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी तो इसके साथ कनेक्टेड ये नीडल भी घूमेगी, और जैसी नीडल घूमेगी या नीडल में डिफ्लेक्शन होगा तो फिर क्या होता है कि भाई इस यहां पर स्केल लगी होती है, तो अब नीडल घूमते घूमते यहां आ गई तो अपन को रीडिंग दिख जाएगी, घूमते घूमते यहां आ गई तो अपन को रीडिंग दिखाई पड़ जाएगी। अब आप भी समझो कि यहां पर ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर क्या क्या लगा होता है। तो उस गैल्वेनोमीटर के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखेंगे कि सबसे अंदर है एक सॉफ्ट आयरन कोर। सबसे अंदर क्या है, सबसे अंदर आप ये देख रहे हो ये एक नंबर पे क्या है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक। सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर क्या होती है भाई, सॉफ्ट आयरन कोर का काम होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इन सबको अट्रैक्ट करने का काम करता है और मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाता है सर्कुलर फॉर्म में, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड पर जो ताकि जो कॉइल पर जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम लगता रहे। नाउ ये सबसे पहले दो पोल है यहाँ पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये कैसे होते हैं भाई, ये कॉनकेव शेप में है। कॉनकेव शेप में क्यों, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। कैसी मैग्नेटिक फील्ड, या आप यहाँ पे देखोगे नॉर्थ साउथ कैसे हैं, ये कॉनकेव पोल है, कॉनकेव शेप में, कॉनकेव पोल। कॉनकेव पोल क्यों है, क्योंकि ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। आसान शब्दों में याद रखो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं ये, और ये क्या लगाती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज मैक्सिमम टॉर्क, कॉजेज मैक्सिमम, रेडियल मतलब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और इससे क्या लगता है, मैक्सिमम टॉर्क। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज मैक्सिमम टॉर्क ऑन कॉइल इन एवरी पोजीशन, इन एवरी पोजीशन। एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भाई कॉनकेव मैग्नेटिक पोल का यूज क्या होता है, तो याद रखना कॉनकेव मैग्नेटिक पोल का यूज होता है कि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिसके कारण से कॉइल किसी भी पोजीशन में उस पे लगता है मैक्सिमम टॉर्क। क्या लगता है, मैक्सिमम टॉर्क। और सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है कि भाई सॉफ्ट आयरन कोर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, क्योंकि ये किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बाहर नहीं जाने देता। सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट कर लेता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेस्ट या लीक नहीं होती। ठीक, तो देखो इसकी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बहुत आसान है। अच्छा, यहां पर ना एक एल्यूमिनियम फ्रेम भी होती है। एल्यूमिनियम फ्रेम का काम क्या होता है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, आप जानते हो। तो इस मेटल के अंदर ना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से एडी करंट बनते हैं। आप इसको फर्दर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसके कारण से क्या होता है कि एडी करंट इस
कांटे को, जैसे कांटा बहुत देर तक ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो उसको जल्दी से रेस्ट में लाने का काम करता है। आप अगर पहली बार ये मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हो तो आपने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पढ़ा होगा, अगला चैप्टर, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। देखिए इसमें आप क्या क्या देखने को मिलता है कि जैसे मान के चलो टर्मिनल T1 है और यहां से करंट गया, यहां से करंट गया, यहां से करंट गया, ये करंट गया और यहां से करंट इस तरीके से घूमते हुए करंट घूमते हो गया। अब क्योंकि ये कॉइल में करंट जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस पे लगेगा टॉर्क। अब इस पे टॉर्क लगेगा तो कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी तो कांटा घूमेगा, कांटा घूमेगा तो रीडिंग हो जाएगी। अभी ये जो है ना, ये अपन इसको बोलते हैं स्प्रिंग। क्या बोलते हैं इसको? इसको अपन बोलते हैं स्प्रिंग। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल की बनी होती है। इस स्प्रिंग का काम होता है कि जैसे मान के चलो एक कॉइल घूम गई तो दोनों कॉइल मिलकर के दोनों स्प्रिंग मिलकर के इस कॉइल को वापस से अपनी जगह पे लाने की कोशिश करते हैं। तो जब इस कॉइल पे लगने वाला टॉर्क इस स्प्रिंग के एंटी टॉर्क के, इन दोनों स्प्रिंग के एंटी टॉर्क के बराबर हो जाता है तो कांटा वहीं पे रुक जाता है और हमें रीडिंग शो हो जाती है। तो ये सिंपल सा गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। गैल्वेनोमीटर में आप थोड़ा सा इसमें समझें कि गैल्वेनोमीटर में स्ट्रॉन्ग करंट नहीं जा सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग करंट के लिए गैल्वेनोमीटर नहीं बना होता, उसके लिए अमीटर बना होता है। लेकिन हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं अमीटर एज वेल एज एन वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट जाएगा तो उसकी कॉइल का वायर बहुत ज्यादा थिन वगैरह होने के कारण से इसमें जल्दी से आग लग जाएगी और गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर को हम दोनों में अमीटर एज वेल एज एन वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिए अगर मेरे पास गैल्वेनोमीटर को मुझे अमीटर में कन्वर्ट करना है तो इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, कहां पे? इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर हम लगा। देखो मैंने आपसे क्या कहा, गैल्वेनोमीटर में आप सारा का सारा करंट फ्लो नहीं करा सकते क्योंकि गैल्वेनोमीटर उतने करंट के लिए नहीं बना होता, उसमें आग लग जाएगी। कारण क्या है कि भाई पॉइंटर अचानक ज्यादा टॉर्क लगेगा, पॉइंटर अचानक से घूमेगा और पॉइंटर टूटने के चांसेस भी होते हैं और एक्सेसिव हीट लॉस से, एक्सेसिव हीट से उसमें आग भी लग सकती है। ठीक ना? तो गैल्वेनोमीटर में हम ज्यादा करंट फ्लो नहीं करा सकते, तो जो मेन करंट आया उसको हमने बाईपास करा दिया। तो शंट क्या होता है? शंट सुनो, गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस वायर इन इट्स पैरेलल। ठीक, तो शंट क्या होता है ना, शंट एक लो रेजिस्टेंस वायर होता है। गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट जा नहीं सकता तो हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं शंट। तो शंट से ही सारा करंट जो है फ्लो हो जाता है। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे शंट की वैल्यू क्या होती है और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर में हम इस तरह से कैसे करंट को मेजर कर सकते हैं। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि यहां पर ना, यहां से करंट पास हुआ तो IG करंट चला गया गैल्वेनोमीटर में और शंट में चला गया I माइनस IG। तो देखो एक्चुअल में दोनों पैरेलल में सिंस कैपिटल G एंड S आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस कितना हो जाएगा? सेम। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर में करंट इनटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, शंट में रेजिस्टेंस इनटू शंट की करंट। ठीक है ना? तो आप ये जानते हैं, तो आप यहां पे समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस क्या है? सेम। I इंटू आर, V इसके अक्रॉस V, इसके अक्रॉस V, I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक, तो यहां से आपने S की वैल्यू निकाली। शंट, इतनी रेजिस्टेंस वाला शंट हमें चाहिए होता है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और इस सर्किट की जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है तो वो कितनी हो जाती है? कैपिटल GS अपॉन G प्लस S। ये हम वैसे निकाल लेते हैं, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल G प्लस 1 अपॉन कैपिटल S। यहां से हम इस फॉर्मूले को बना देते हैं। अब सवाल ये आता है गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं करंट का। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस और शंट के रेजिस्टेंस का रेशियो अगर मुझे पता पड़ जाए तो फिर काम बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। देखो तो गैल्वेनोमीटर और शंट के रेजिस्टेंस को हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि भाई इनकी रेजिस्टेंस फिक्स रेशियो में होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो कि हमने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को शंट के रेजिस्टेंस से 10 गुना बढ़ा दिया। क्या करा? गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को शंट के रेजिस्टेंस से 10 गुना बढ़ा दिया। तो गैल्वेनोमीटर में जितना भी करंट आपको दिखेगा, जैसे मान के चलो 0.1 एम्पियर करंट दिख रहा है गैल्वेनोमीटर में, तो क्योंकि आपको पता था कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 टाइम्स ज्यादा है तो इसमें जो करंट जो दिख रहा होगा वो 10 टाइम्स कम दिख रहा होगा। तो आप इसमें 10 का इंटू कर देंगे तो यहां पर 1 एम्पियर दिख जाएगा। अगर आपने रेशियो को जिस तरीके से फिक्स करके रखा हुआ है कि मान के चलो कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 गुना ज्यादा है, तो अगर मान के चलो यहां पर आपको 0.1 गैल्वेनोमीटर में 0.1 एम्पियर शो कर रहा है तो आप 100 का इंटू कर दोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि एक्चुअली मेन सर्किट में करंट 10 एम्पियर था।
तो इस तरह से रेजिस्टेंस का रेशो फिक्स करके, रेजिस्टेंसेस का रेशो जान करके हम गैल्वेनोमीटर में बिना ज्यादा करंट फ्लो कराए हम उस करंट को मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? नाउ अभी हम बात करें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। तो देखो सिंपल सी बात है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर आप एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो आप गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है लेट्स से IG, तो अब तो इसके रास्ते तो क्या सर पूरा करंट नहीं जाएगा इसमें? तो आंसर है कि देखो एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगी है, तो ओवरऑल सर्किट की किसकी ओवरऑल सर्किट की जो रेजिस्टेंस है ना वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण से गैल्वेनोमीटर भले ही पहले लगा हो या बाद में लगा हो, इस गैल्वेनोमीटर में थोड़ा ही करंट जाएगा। ये रेजिस्टेंस कैसी है? ये रेजिस्टेंस है वेरी हाई रेजिस्टेंस। अभी क्या होता है ना, देखो V इज इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो करंट इंटू रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब करंट इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बहुत हाई है, देखो गैल्वेनोमीटर में बता दिया जैसे मान के चलो 0.1 एम्पियर शो कर रहा है, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है, आपने तो खुद ने कनेक्ट करी है ना कन्वर्ट करने के लिए, आपको पता है देखो V इज इक्वल टू होता है IR, ठीक। अब गैल्वेनोमीटर में जो थोड़ा सा करंट जा रहा है क्योंकि आपने हाई रेजिस्टेंस लगा के रखी है तो वो तो शो करेगा, लेट्स इसने शो करी है 0.1 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस आपने लगा के रखी है 1000 ओम की, तो भाई कितना, तो 100 वोल्ट आप मेजर कर लोगे, बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक हाई रेजिस्टेंस वायर लगाएंगे सीरीज में और यहां पे आपका काम बन जाएगा, आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं क्योंकि IG की वैल्यू शो करेगा ही। इसमें IG करंट ही जाएगा कि हाँ, मतलब बहुत लिमिटेड करंट इसमें जाएगा क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ओवरऑल सर्किट की बढ़ेगी, अकेले जो है यहां की रेजिस्टेंस नहीं ना हो। तो V वोल्टेज देखो यहाँ पे दो पार्ट लगे हुए हैं, दो कंपोनेंट, एक गैल्वेनोमीटर और एक रेजिस्टेंस, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो VG इज इक्वल टू मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट इन गैल्वेनोमीटर इनटू इसके रेजिस्टेंस, करंट इन रेजिस्टेंस इनटू इसमें इसके रेजिस्टेंस है ना, मतलब IG इंटू कैपिटल R। नाउ दोनों में सेम ही करंट जाएगा, दोनों सीरीज में, तो यहां से आप इस कैपिटल R की वैल्यू निकाल सकते हैं कि अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वोल्टेज में वोल्टमीटर में तो आप इस कैपिटल R रेजिस्टेंस वाली वैल्यू ओम का यूज करेंगे रेजिस्टेंस का, ठीक। इफेक्टिव रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में तो बढ़ी जाएगी ओवरऑल सर्किट की, और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आप इसमें किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, तो एक पूरा इंट्यूशन आपको मिल गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो आपकी हेल्प कर पाई होगी। मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा। एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि भाई टेलीग्राम चैनल पर से आपको सारे नोट्स मिल जाएं तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है, आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं अभिषेक साहू सर फिजिक्स, अभिषेक साहू सर फिजिक्स। बाकी लेक्चर्स के लिए आप बस चैप्टर के नेम के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च कर देंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी ध्यान से। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल हो पाई, क्योंकि जो मैंने इस वीडियो में करीब 2 घंटे तक मेहनत लगातार करी है, इसका मुझे रिस्पांस मिलेगा तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा दिल से। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू। कमेंट सेक्शन में आपको वेट कर रहा हूं। थैंक यू गाइस।